अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बूट कैम्प 2021 की लाइव सेशन नंबर 26 है और आज की क्लास की स्ट्रेटजी में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह एक ओपन एपीआई की पूरी यानी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसको होस्ट कर सकते हैं, मेटा डेटा वगैरह क्या है, और इसी तरह अथोराइजेशन ऑथेंटिकेशन वगैरह किस तरह हम यूआरएल के अंदर पास कर सकते हैं। कुकीज़ के ज़रिए हम करते हैं, हम यूआरएल में पास करते हैं, हम एपीआई की के ज़रिए करते हैं। तो ये कौन कौन से तरीके हैं। अच्छा, हमारे साथ हमारे लीड सर इनाम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप और बाकी सब बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह। अच्छा, आज जी की सर। जी, आज की स्ट्रेटजी थोड़ी सी ये रहेगी कि सर इनाम आज के पूरे सेशन को लीड करेंगे। तो सर इनाम के साथ मैं कनेक्ट रहूँगा। बाकी सर इनाम, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, शुरू करते हैं एक छोटे से फास्ट पेस रिवीजन के साथ कि हमने बेसिकली चैप्टर 7 में लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। देन वी विल मूव, देन उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। अब इतनी ज्यादा उर्दू बोलूं कि सबक नंबर 8 की तरफ, तो बहुत ज्यादा प्राइमरी जैसा हो जाएगा। तो प्राइमरी भी नहीं, दर्जा इब्तदाइया कहलाता था हमारे दौर में बचपन में, जब हम एक्चुअली आप लोग तो एबीसीडी वाले बच्चे हैं, हमने तो पढ़ाई अलिफ बे ते से वाले स्कूल से है। छठी क्लास में आकर हमने एबीसीडी सीखी थी। तो बहुत मुश्किल होता था कि जो है जो टर्मिनोलॉजीज होती थी उन्हें इंग्लिश में लिखो और बाकी पूरा जो है सवाल केमिस्ट्री और जो है फिजिक्स का उर्दू में लिख रहे हो, तो जो है बहुत मुश्किल होता था। टर्म्स तो ऐसी थी इतनी मुश्किल कि आप लोगों ने शायद बहुत सारी तो सुनी भी ना होंगी। जैसे सर आप मैंने लोग बहुत। मुझे याद है सर मुझे याद है मैंने अपने बड़े भाई को इंग्लिश पढ़ाई थी, जो वो 6th क्लास में हुआ था। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो वो जो है आपको शायद एलसीएम की टर्म से आप लोग वाकिफ हो, तो वो हमारे बचपन में जो है उर्दू में जुआज़ाफ़े कल कहलाती थी। खैर, जी जी तो बिल्कुल। चैप्टर नंबर 7 से हम जो है गुजरते हुए आज बहुत फास्ट पेस पे, और फिर चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि बेसिकली अब एक्चुअली हम जो है ना डॉक्यूमेंटेशन पूरी लिखना सीख चुके हैं। किसी भी एपीआई को डॉक्यूमेंट हम, फिर मैं एक बात दोहराऊंगा जो मैंने पिछले सेशन में भी और इससे गुज़िश्ता कई सेशंस में जो है दोहराई थी कि हम करना क्या चाह रहे हैं। एपीआई लिखना हम सीख चुके हैं, और सर का भी मैं क्लोजिंग सेशन देख रहा था पिछले गुज़िश्ता रोज का, तो उसमें सर ने बेसिकली दोबारा जिक्र किया है कि अगली क्लास में सर बेसिकली एपीआई कैसे लिखते हैं ये इस पे डिस्कशंस होंगी। तो आई एम नॉट श्योर, मुझे भी यकीन नहीं है कि जो है ना सर ने बहुत छोटा सा ऑडियो नोट मुझे भेजा था, उसमें तो सर ने मुझसे जो जिक्र किया था वो ये था कि हम जो है बेसिकली CLI टूल्स कैसे बना रहे होते हैं, क्योंकि हम इस पे भी बात करेंगे आज सेशन के अख्ताम से पहले कि एक CLI टूल क्या काम करता है और उसकी क्या अहमियत है एपीआई इकोनॉमी के अंदर। तो खैर, तो हम कहाँ से गुजरे थे, एक तो मैं गजनी बन गया हूँ मैम से, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कहाँ से मैं यहाँ आ गया था, क्या चल रहा था सिखा। सर 7.3 से हमें स्टार्ट करना है दिस टाइम। हाँ, 7.3 से स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, और फिर जैसे फ्लो में बहते बहते हम जो है चीजें जो है वो जिक्र करते चले जाएंगे। तो हाँ, मैं यहाँ से चल रहा था कि हर दफा मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि जो है बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली इस सीरीज का मकसद क्या है ओपन एपीआई की या स्वैगर की डिस्कशन का, कि एपीआई आपको लिखनी आ गई, तो अब उसको दूसरों से उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, या मैंने बहुत अच्छी जो है एक बहुत जो है टॉप ऑफ द नॉच जो है बहुत जानी हुई नहीं, मानी हुई जो है ना मैंने एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बना ली, लेकिन कोई उसे जानता नहीं है, कोई उसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, किसी के पास ये मदद के जराए मौजूद नहीं है कि वो कैसे जो है ना मेरे बनाई हुई एपीआई को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, तो उस एपीआई का कोई फायदा नहीं होता। तो हम एक बेसिकली अब जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुकी है, स्वैगर से स्टार्ट हुआ था और अब ओपन एपीआई पर आ चुका है उसका नाम, तो ओपन एपीआई और स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे हैं कि हम एपीआई के किन किन जो है पहलुओं को किस किस तरह से बेसिकली एक जो है दूसरे यूजर तक जो हमारा इस्तेमाल करने वाला होगा एपीआई को, उस तक कैसे जो है एक
समझ आने वाले मीनिंगफुल वे में जो है वो पहुंचा सकते हैं या डिस्प्ले करवा सकते हैं कि वो उससे हैंड्स ऑन हो सके और उससे एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी मिल जाए उसे। जो आपने देखा है कि जो है बेसिकली स्वैगर, जब स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन जनरेट होती है तो वो साथ साथ एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी दे देता है कि आप यहीं से एपीआई को चेक कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने सब कर लिया है उसके अंदर हमने जो है बेसिकली सारी चीजें, अरे सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की अभी तक। उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस सर। जज़ाकल्लाह। हमने अब तक की डॉक्यूमेंटेशन में ये देख लिया है कि आप लोग जो है बेसिकली राउट्स यानी यूआरएल्स, एक्चुअली एपीआई में हम वेब एपीआईज की बात कर रहे हैं ना। एपीआई तो दो किस्म की होती हैं, अमूमन दो किस्म की होती हैं अभी तक फिलहाल हमारी जो है नॉलेज के मुताबिक। डेस्क मतलब एक नॉर्मल एपीआई जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, डेस्कटॉप लेवल पर होती हैं कि प्रोसेसेस एक दूसरे की जो है ना फंक्शंस को कॉल कर सकें, और दूसरा वेब एपीआई के वेब के थ्रू एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जो है या बेसिकली अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक जीआरपीसी प्रोटोकॉल हो रहा है, उस प्रोटोकॉल के थ्रू जो है आप जो है किसी की एपीआई को कॉल कर सकते हैं। तो वेब एपीआई के अंदर जो बेसिकली एंड पॉइंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? एंड पॉइंट की यूआरएल, किस यूआरएल के ऊपर हिट करना है, रिक्वेस्ट में क्या भेजना है और रिस्पांस क्या मिलेगा। ये तीन तो बहुत बुनियादी बातें हैं जो लाजमी हर जो है एपीआई के अंदर पाई जाएंगी। तो बेसिकली हमने ये देख लिया है कि आप यूआरएल कैसे जो है किसी एपीआई की डिफाइन कर सकते हैं। आप उसके रिक्वेस्ट बॉडी के, उसकी रिक्वेस्ट में क्या क्या जो है बेसिकली ये आप भेजेंगे, यानी यूजर भेजेगा। क्या जो एपीआई का ऑथर है, जो लिखने वाला है एपीआई का, वो क्या उम्मीद कर रहा है कि उसके पास क्या डेटा रिक्वेस्ट में आ सकता है। हो सकता है उसमें कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली ऑप्शनल हो और कुछ जो है वो लाजिम हो, कंपलसरी हो। इसी तरह से कि डिफरेंट सिनेरियोज में मुख्तलिफ सिचुएशंस के मुताबिक जो भी एपीआई है वो कुछ काम करेगी, जाहिर बात है डेटा के ऊपर। उसमें कोई एक्सेप्शन आ सकती है, एरर आ सकता है, कोई जो है बेसिकली डेटा की कमी हो सकती है तो वो एक एरर जनरेट करके मीनिंगफुल मैसेज भेज सकती है। कुछ डिफरेंट रिस्पांस कोड्स होते हैं, जैसे हमने सर कासिम ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल में बताए थे। 300 सीरीज की, 200 सीरीज की, 400 सीरीज की, 500 सीरीज की, इन सब के हर कोड के एक मखसूस मतलब है। ठीक है, 201 का मतलब है रिसोर्स क्रिएट हो गई है, 200 का मतलब है जो भी आपने डेटा मांगा था सक्सेसफुली प्रोवाइड कर दिया है, 304 का मतलब है कि जो यूआरएल आपने मांगी थी वो जो है आई थिंक मूव कर गई है, रिडायरेक्शन का कोड है। इसी तरह से एक जो है कैश का कोड होता है कि जो डॉक्यूमेंट अगर कंटेंट कैश में उसकी मौजूद होता है तो उसका टाइम स्टैम्प भेजता है। और जो है रिस्पांस में 300 की एक जो है मखसूस कोड आती है, जो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही 303 है या 301 है, कि आपकी जो कैश में कंटेंट है वो ही सर्वर पे है, आप अपनी कैश से उठा के दिखा दो या लोड कर लो। तो इस तरह के 404 है कि जो है ना, ये तो सभी को पता है कि जो आप रिसोर्स मुझसे मांग रहे हैं सर्वर क्या देता है, मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। 500 सीरीज है कि सर्वर पे कोई एरर आ गया। तो आप बेसिकली ये जो है डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह से बताएंगे कि कौन सा रिस्पांस कोड जो है जाए, कौन कौन से रिस्पांस कोड रिटर्न हो सकते हैं और किस रिस्पांस कोड का मतलब क्या है, ये सारी बातें जो है आप जो है कैसे डिफाइन करेंगे, अब तक हम ये सब देख चुके हैं। एपीआई जो है बेसिकली यूजुअली जो है अमूमन जो है वो ओपन नहीं छोड़ी जाती, हमेशा जो है वो, हमेशा नहीं कहना चाहिए, अमूमन जो है वो बेसिकली सिक्योर रखी जाती है, ऑथराइज्ड एंड ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को सर कासिम ने पिछले सेशन में, गुज़िश्ता सेशन में जो है वो बहुत अच्छा जो है डिफाइन किया था। एक दफा छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या है। कि बेसिकली आप किसी भी जगह का मेंबर हैं तो इसका मतलब आप ऑथेंटिकेटेड हैं। ऑथराइज का क्या मतलब है, जैसे मेरे इदारे में बहुत सारे लोग हैं लेकिन किसी एक मखसूस जगह पर साइन करने की अथॉरिटी सिर्फ हो सकता है कि मुझसे सीनियर के पास हो, मेरे पास भी ना हो। तो दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन, कि किसी एक काम करने की प्रिविलेज, एक ही जगह पर सारे मौजूद हैं, उस जगह पर बहुत सारे काम जो है ना करने की बेसिकली कैपेबिलिटी मौजूद है या काम करने के मौके मौजूद हैं, लेकिन उन काम करने का इख्तियार किस किस के पास है ये मैटर करता है।
तो वो इख्तियार जो है वो ऑथराइजेशन है कि क्या जो है एक एंड पॉइंट, एक एपीआई मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है उसकी प्रिविलेज, उसकी जो इख्तियार है वो मेरे पास ना हो, सिर्फ सर कासिम के पास हो। तो जब मैं अपनी जो है क्रेडेंशियल्स लेकर अपना यूजर आईडी पासवर्ड या कोई भी एक मैकेनिज्म है, अभी हम आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर हम मैकेनिज्म्स की बात नहीं कर रहे, उन मैकेनिज्म को डॉक्यूमेंट करने की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। हम जो है मैकेनिज्म्स बहुत सारे हैं जो एपीआई क्रिएशन में, एपीआई डिजाइनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में यूज होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट कैसे करना है हम उनकी यहाँ पर बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो है बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर देता हूँ, बहुत वेल नोन है कि जो है एक इंसान जब लॉगिन होता है तो यूजर आईडी पासवर्ड डालता है। तो अभी हम सोच लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म यूजर आईडी पासवर्ड था, उसी के जरिए ऑथराइज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा यूजर आईडी स्पेसिफिक है, बेसिकली वो यूनिकली जो है वो डिफाइन करता है कि ये यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो इनामुल हक का है, सरकासिम का अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड है। तो जब जो है वो जो ऑथराइज्ड प्रिविलेज्ड एंड पॉइंट है उस पर मेरा यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा, तो मेरे पास जो है वो 401 यानी बेसिकली 403 401, हाँ अनऑथराइज्ड, या 403 भी भेज सकते हैं, फॉरबिडन के बेसिकली अनऑथराइज या फॉरबिडन की जो है वो एक रिस्पांस कोड और एक डिस्क्रिप्शन मैसेज आ जाए कि आप जो है अहल नहीं है या आपको इख्तियार नहीं है कि आप इस एपीआई एंड पॉइंट को कॉल कर सकें। और सर कासिम जब जो है अपने आईडी पासवर्ड के साथ कॉल करें तो वो उन्हें जो है वो अलाउ हो जाए। तो इसके लिए जो है बेसिकली ये एक बुनियादी जो है फ्लो है जो कि बताने की कोशिश की गई है, जो हमने एक डिफरेंट सिनेरियो में, मुख्तलिफ सिनेरियो में देखा है कि एक रिव्यूज की पोस्ट है, रिव्यूज को वो जो है जो स्टिल ये एक फार्म स्टाइल एपीआई की जो है डमी केस को रिप्रेजेंट करते हुए जो है यूज केस सिनेरियो बनाया गया ताकि यूजर्स जो है, जो रीडर्स हैं, रिव्यूअर्स हैं इस बुक के, वो बेसिकली बाय एग्जांपल जो है वो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ जो है सिनेरियोज को और डॉक्यूमेंटेशन के जो कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स हैं, एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशंस है, उनको समझ सकें। तो उसमें क्या है, एक स्लैश रिव्यूज का एंड पॉइंट है, उसके अंदर जो है अगर ऑथराइज्ड है, अभी हम जो है ना इनको बेसिकली बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में और प्लेन सिंपल इंग्लिश में या उर्दू में हम बात करते हैं। इसका मतलब क्या है एज ऑथराइजेशन हेडर का? बस हम ये कहते हैं कि इसका मतलब अगर है तो इसका मतलब ऑथराइज्ड है, अगर ऑथराइज्ड है तो यस की तरफ जाएगा, ऑथराइज्ड नहीं है तो नो की तरफ जाएगा, ऑथराइज्ड है तो जो है बेसिकली यूजर टोकन जो है उसकी बेस पर देखा जाएगा क्या ये एक वैलिड यूजर का टोकन है और ये यूजर ऑथराइज्ड है। अभी यहाँ पर सिर्फ ये देख लिया अगर टोकन है तो इसका मतलब वो वैलिड यूजर है, अगर टोकन वैलिड नहीं है तो इसका मतलब वो इनवैलिड है। अब उसके पीछे जो है ना जो चेकिंग लॉजिक है उसमें ये भी हो सकता है कि वो डिफरेंट टोकन वैलिड था, इनामुल हक उस सिस्टम का ही मेंबर था, लेकिन चूंकि उसको अथॉरिटी नहीं थी तो इसलिए वो टोकन इनवैलिड था, तो उसको 403 फॉरबिडन का जो है वो रिस्पांस कोड देके, इनवैलिड टोकन देके रिस्पांस वापस कर दिया गया। और अगर जो है वो वैलिड टोकन था तो जो रिव्यू भेजा गया था यूजर आईडी के साथ, वो यूजर आईडी का रिव्यू जो है वो डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा और जो है जब कोई अब गेट रिव्यूज की रिक्वेस्ट करेगा, स्लैश रिव्यूज पे गेट की रिक्वेस्ट करेगा तो उसे वो रिव्यू वापस रिटर्न भी कर दिया जाएगा। अब इसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए हमने देखा था कि एक जो है वो की थी जिसका नाम जो है सिक्योरिटी करके कुछ था। यहाँ पर हमने जो है बेसिकली स्लैश रिव्यूज में है वो, ये है कंपोनेंट्स के अंदर, सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर हमने सिक्योरिटी के सॉरी सबसे पहले हमने जो एपीआई एंड पॉइंट है इसके अंदर जो है ना हमने सिक्योरिटी की क्रिएट करनी है और इसके अंदर जो है बेसिकली हमने, अच्छा ये हमने पहले भी बात की थी अपने उर्दू के सेशन में कि जो किसी की के अंडर में वैल्यू के साथ अगर हाइफन लगा होता है, डैश लगा होता है विद स्पेस, तो इसका मतलब होता है कि ये जो की है सिक्योरिटी, इसके अंदर मल्टीपल जो है वैल्यूज आ सकती हैं। ये जो माई यूजर कॉलन करके ये उसकी अपनी एक वैल्यू है, ये सिक्योरिटी के अंदर एक वैल्यू है, तो इसका मतलब हाइफन का मतलब होता है ये एक एरे है। तो सिक्योरिटी खुद एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल मजीद मुख्तलिफ जो है वो वैल्यूज, एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं। एक मिनट दीजिएगा, सॉरी।
सर कासिम अभी आप हैं? जी सर, मैं मौजूद हूँ अभी। अच्छा, मैंने अभी तक जो है ना एक दफा भी एंड नहीं की, तो मतलब मैं एंड कर, मुझे कोई मखसूस प्रोसीजर फॉलो करना है या बस मैं मीटिंग एंड करूंगा तो सब जो फेसबुक लाइव है और एक वो सब जो है ना सब सही हो जाएगा? जी सर, जैसा आपको मीटिंग एंड करना पड़ेगी। बस मुझे मीटिंग ही एंड करनी होगी ना, जज़ाकल्लाह, बस सही। थैंक यू सो मच। ओके सर, नो। सर कासिम को असल में एक पर्सनल काम है, तो वो हमारे साथ अभी जो है वो जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात सर कासिम से अगले सेशन में होगी। जज़ाकल्लाह सर कासिम। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। नो। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो हाइफन है इसका मतलब होता है कि ये मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं इस की के अंदर, और की कौन सी है? जो ऊपर वाली होती है, ये खुद एक वैल्यू है एक्चुअली, ठीक है। ये जो की वैल्यू पेयर है, ये वैल्यू है सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी की के अंदर में मल्टीपल जो है बेसिकली अपनी आर्बिट्ररी कीज, हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे माई यूजर टोकन है, इसका नाम जो है मैं ये भी कर सकता था कि फॉर एग्जांपल एडमिन ऑथेंटिकेशन, कंज्यूमर ऑथेंटिकेशन, सप्लाई चेन ऑथेंटिकेशन, फाइनेंस ऑथेंटिकेशन। मैं मल्टीपल लेवल्स क्रिएट करता चला था ताकि मेरी ऑथेंटिकेशन स्कीम्स अगर डिफरेंट होती तो, अगर सिंगल ऑथेंटिकेशन स्कीम है, मैंने उसी के अंदर सारी ऑथेंटिकेशन की हुई है, तो मैंने एक की क्रिएट की सिक्योरिटी के अंदर और उसका नाम एक कुछ भी दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम दे दिया ऑथ टोकन्स या माई ऑथेंटिकेशन स्कीम, कुछ भी कॉलन और एम्प्टी एरे दे दिया कि इसके अंदर कुछ मैं आगे डिफाइन करूंगा कुछ, ये कभी टेम्पलेट है। और ये मैं कहाँ कर रहा हूं सब? ये मैं अपने उस एंड पॉइंट के अंदर कर रहा हूं जिसको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये एपीआई एंड पॉइंट सिक्योर्ड है, इसको कोई भी विदाउट ऑथेंटिकेशन जो है एक्सेस नहीं कर सकता, कॉल नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? जिस जिस एपीआई एंड पॉइंट को मुझे सिक्योर बताना है, मैंने सिक्योर बनाए हैं एक्चुअली। मैं ऑथर हूं एपीआई का, अगर मैंने जो जो एंड पॉइंट्स एपीआई के सिक्योर बनाए हैं उन सब में, और उनकी एपीआई ऑथेंटिकेशन स्कीम सेम है, उन सब में सिक्योरिटी और वो जो मैंने की का नाम रखा है वो सब में कॉपी पेस्टेड होना चाहिए। और ये देखिएगा कि जो है चूंकि पाथ में एक दफा डिफाइन करता हूँ और उसके एचटीटीपी वर्ब्स बता रहा होता हूँ, तो अगर एक पाथ के मल्टीपल एचटीटीपी वर्ब्स हैं तो वो पाथ में नहीं एक्चुअली वर्ब के अंदर आ रहा है। तो स्लैश रिव्यूज पोस्ट अगर जो है वो मेरा जो है ऑथेंटिकेटेड है और गेट नहीं है तो मैं पोस्ट में दूंगा, गेट में नहीं दूंगा। और डिलीट, जैसे कोई भी आम बंदा जो है मेरी एपीआई के अंदर आकर जो है अगर कुछ भी डिलीट कर सकता है, तो ये तो एक बहुत बड़ा जो है ना ब्लंडर क्रिएट हो सकता है। तो इसका मतलब डिलीट भी मेरा जो है ना वो बेसिकली वो होना चाहिए, क्या नाम है, ऑथेंटिकेटेड। तो सिक्योरिटी का जो बेसिकली की वैल्यू है वो डिलीट में भी जाएगा। प्लस जो है मेरा सिक्योरिटी कहाँ जाना चाहिए? एडिट में। मैं एडिट और डिलीट क्या कर सकता हूँ? जो मैंने क्रिएट किए हैं। मैं सर कासिम की अगर जो है पोस्टें डिलीट कर रहा हूँ या रिव्यू डिलीट कर रहा हूँ या एडिट कर रहा हूँ, तो दैट इज ऑल्सो अ ब्लंडर। तो जो है इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है। ये हम अभी एक सिर्फ जनरल पर्पस एक एपीआई के पर्सपेक्टिव से, डिजाइन पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि मेरी डिलीट और मेरे जो पुट है उसके अंदर जो है सिक्योरिटी का ऑथेंटिकेशन स्कीम वो डिफरेंट हो, ठीक है। या अगर मैंने एक ही जो है ना ऑथेंटिकेशन स्कीम को इतना जनरल पर्पस बना दिया है, जो बेसिकली सॉलिड प्रिंसिपल एक डिजाइन पैटर्न है सॉलिड के, जिसमें से सॉलिड जो है वो 4 पार्ट्स हैं, तो उनमें से एक पार्ट जो है सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि जिस कंपोनेंट या जिस प्रोसीजर का जो काम हो उसे सिर्फ वो एक ही काम करना चाहिए और वो बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। यानी एडिशन के फंक्शन में एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। इंसर्शन का फंक्शन है तो वो सिर्फ इंसर्ट कर रहा हो और वो एरर फ्री करता हो हर दफा। एडिट का फंक्शन है तो वो सिर्फ एडिट कर रहा हो। तो बेसिकली अब खैर हम फ्लो में काफी दूर निकल गए। तो सिक्योरिटी की बताने का मकसद यहाँ ये है कि ये एक एंड पॉइंट को जो है वो सिक्योर कर डॉक्यूमेंट कर रही होती है, ठीक है। ये सिक्योर कर नहीं रही, याद रखिएगा। सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? एपीआई क्रिएटर, एपीआई ऑथर की। यहां डॉक्यूमेंट किया जा रहा है कि ये एपीआई एंड पॉइंट सिक्योर्ड है। और सिक्योरिटी किसके ऊपर अप्लाई हो रही है? एंड पॉइंट प्लस वर्ब, यूआरएल प्लस वर्ब। आई होप कि यहां तक, मुझे उम्मीद है यहां तक सब क्लियर होगा। आगे बढ़े।
जी सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो है अब इसकी डेफिनेशन जो है, जो मैंने यहाँ पर अपनी ऑथेंटिकेशन स्कीम बताई थी, और उसका एक की आर्बिट्ररी कोई भी रैंडमली कुछ भी जो है वो मैंने डिफाइन कर दी थी, माई ऑथ की, माई ऑथेंटिकेशन स्कीम, कुछ भी हो सकता था। माई यूजर टोकन अभी इसको रखते हैं, माई यूजर टोकन एक स्कीम है जिसका नाम कुछ भी हो सकता था। इसको डेफिनेशन इसकी जो है कंपोनेंट्स का एक जो है अलग की होती है जो रूट लेवल के ऊपर होगी, उसके अंदर बेसिकली सिक्योरिटी स्कीम्स, ये दोनों कीज ऐसे ही आएंगी। ये पार्ट ऑफ स्वैगर है, स्वैगर ने इनकी कुछ मतलब बताए हुए हैं और वो इनको समझता है, तो इनको ऐसे ही डालना है। कंपोनेंट्स के अंदर, सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर मुझे अब वही की डालनी है जो मैंने एपीआई एंड पॉइंट के अंदर बताई थी कि ये मेरी ऑथेंटिकेशन स्कीम का नाम है। एपीआई ऑथेंटिकेशन स्कीम का नाम बताया मैंने, कॉलन। अब यहाँ पर जो है बेसिकली मैंने अपना डिफरेंट वैल्यूज दी जो कि जो है इस माई बेसिकली ऑथेंटिकेशन स्कीम को, यहाँ पर जो कि माई यूजर टोकन के नाम से उसको डिफाइन करिए कि इसकी ऑथेंटिकेशन स्कीम की जो टाइप होगी वो एपीआई की होगी। इन यानी ये डेटा जो भी प्रोवाइड किया जाएगा वो हेडर के अंदर जाएगा, और हेडर के अंदर किस की के अंदर जाएगा, उस की का नाम ऑथराइजेशन होगा। तो अब देखने वाले यूजर को पता है कि यार मुझे इस रिव्यूज के ऊपर, स्लैश रिव्यूज के ऊपर, फॉर्म इंस्टॉल की यूआरएल के ऊपर स्लैश रिव्यूज का एक एपीआई एंड पॉइंट है, उसका एचटीटीपी वर्ब अगर मैं कॉल करूंगा तो इसका मतलब है मुझे हेडर में ऑथराइजेशन की भेजनी है और उसकी वैल्यू में एक एपीआई की भेजनी है जो मुझे कहीं से मिली हुई होगी। अब मुझे दो डिफरेंट एपीआई को कनेक्ट करना है, इसका मतलब अब मेरा दिमाग चलना चाहिए कि यार मुझे एपीआई एंड पॉइंट की मिली कहां से थी। अब मैं ढूंढूंगा डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि मुझे एपीआई की मिलेगी कहां से। तो लाजमी एपीआई ऑथर ने कहीं ना कहीं ऐसी जो है ना एक दूसरी एपीआई लिखी होगी जो एपीआई की रिटर्न कर रही है उस कंज्यूमर को कि ये आइंदा जो मेरे सिक्योर्ड एंड पॉइंट्स हैं उनको जब हिट करना है तो ये एपीआई की लेकर आना, और किस की के अंदर लेकर आना वो मैंने यहाँ बताया हुआ है, ऑथराइजेशन। स्टिल ये एक आर्बिट्ररी नेम है, इस की का नाम अल्फा बीटा गैमा कुछ भी रखा जा सकता था। तो यहाँ पर एक कन्वेंशन बन गया इंडस्ट्री में कि जो एपीआई की जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है उसके अंदर की का नाम ऑथराइजेशन रखा जाएगा। सर ये मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था ऑथराइजेशन को माय ऑथराइजेशन करके, तो नहीं हुआ था सर ये। आपने हेडर में फिर माय ऑथराइजेशन नहीं भेजा होगा। सर याद नहीं है, हो सकता है। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट। हाँ, यहाँ पे फिर वही हम जो है ना बात जो की ना आपने, इसमें एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्शन है। आपने कौन सी एपीआई हिट की थी? सर यही जो, फार्म स्टाइल की एपीआई हिट की थी ना। जी जी। तो आपने डॉक्यूमेंटेशन में चेंज किया, एपीआई थोड़ी चेंज की है। एपीआई तो स्टिल ये कह रही है कि मुझे ऑथराइजेशन में की चाहिए। एपीआई का ऑथर और डॉक्यूमेंट का ऑथर दो चीजें हैं। आप डॉक्यूमेंट के ऑथर थे, आप एपीआई के ऑथर नहीं थे। मैं यहां पर अगर माय ऑथराइजेशन कर रहा हूं तो मैं एपीआई ऑथर हूं, तो मैं एपीआई में भी माय ऑथराइजेशन के हेडर के की को जो है ना लिसन करके उसमें से एपीआई की एक्सट्रैक्ट करके अपनी ऑथेंटिकेशन स्कीम लिखूंगा, तो आगे प्रोसेस चलेगा ना। याद रखिए हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं अभी, यहाँ पर चेक हम कहां कर रहे हैं, जहां पर इस तरीके से जो है ना ऑथराइजेशन स्कीम लिखी गई। बात क्लियर हुई है मेरी? जी सर बिल्कुल। ठीक है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी चेंज कर दूं, बल्कि यहाँ तो हम एक्चुअली मिसगाइड कर देंगे उस कंज्यूमर को जो इस डॉक्यूमेंटेशन को देखेगा। तो हमें बहुत केयरफुली जो है ना ये चीजें डालनी होती हैं कि बेसिकली एपीआई क्या चीजें लेगी, क्या चीजें जो है ना रिटर्न करेगी। ठीक है, फिर ये जो है ऑथराइजेशन कैसे हैंडल करता है कि जो है सिक्योरिटी स्कीम्स की के अंदर जो है हम बताते हैं कि जो है कौन सी टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन यूज हो रही है टाइप की में। उसकी चार पॉसिबल का जो है वो वैल्यूज हो सकती हैं एपीआई की, एचटीटीपी, ऑथ और जो है ओपनआईडी कनेक्ट। एपीआई की को इसने बताया है, एचटीटीपी के अंदर स्कीम की कॉलन की, स्कीम के नाम की बनेगी, उसमें जो है एचटीटीपी जो है प्लेन जो है बेसिक एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन होती है जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड आप भेज रहे होते हैं। ऑथ में जो है एक कंप्लीट फ्लो होता है कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ कीज होता है कुछ, और उसकी बेस के ऊपर जो है फिर आपको एक डायलॉग की मिलती है जिस डायलॉग की मदद से आप फॉर द टाइम बीइंग जो है वो आप जो है कम्युनिकेट करते हैं। देन जब आपका डायलॉग खत्म होता है
तो वो डायलॉग की भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है एक मखसूस टाइम के बाद, और फिर जब आपको दोबारा डायलॉग करना है उससे, तो फिर आप नई जो है वो एक कंप्लीट सेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ कीज क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से फिर आपको दोबारा नई डायलॉग की मिलती है। ओपन आईडी जो है ये एक प्रोवाइडर है, जैसे हमने बात की थी। इनकी जो है यूआरएल की मदद से भी आप जो है वो बेसिकली स्वैगर ने अलाउ किया हुआ है कि आप ओपन आईडी कनेक्ट की यूआरएल यहाँ पे डाल दें, तो वो जो है बताएगा कि इस यूआरएल से जो है वो ऑथेंटिकेशन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। देन उसके बाद उसने ये बताया है कि जो है ना टाइप की के अंदर आप क्या दे सकते हैं, और जो इनमें की गई थी उसके अंदर आप हेडर, क्वेरी या कुकी, ये सब स्टिल डॉक्यूमेंटेशन है। जिसने जो एपीआई ऑथर था, आप उससे पूछेंगे कि जो है ना उसने बेसिकली जो एपीआई की है वो किस तरह से रिसीव कर रहा है, वो कुकी में ले रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग के तौर पे ले रहा है, या जो है ना हेडर में ले रहा है। देन इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर आप मार्कडाउन जो है फॉर्मेट में काफी लंबी डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। वो डिस्क्रिप्शन जो है इस डिस्क्रिप्शन से थोड़ी डिफरेंट होगी चैप्टर 8 में जो डिफाइन की गई है। अच्छा, इसके बाद जो है ये तो था सारा बेसिकली ऑथेंटिकेशन का सिस्टम, और जो है ये सारी वही बात है कि जो है आप जो है सिक्योरिटी स्कीम्स के अंडर में जो है वो डिफाइन करेंगे पहले अपनी की को, और फिर उसको जो है आप एंड पॉइंट्स के अंदर जो है वो यूज करते चले जाएंगे, और कोई भी एंड पॉइंट के ऊपर मल्टीपल सिक्योरिटी स्कीम्स आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक बहुत जनरल सा सवाल कि क्या मेरी एपीआई के हमेशा सारे एंड पॉइंट सिक्योर होंगे, या कोई पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट जो है ना कोई ऐसे एंड पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो इनसिक्योर हो, अनऑथेंटिकेटेड हो? एनीवन? काइंडली दोबारा कीजिएगा सवाल। क्या ये जरूरी है कि मेरे एपीआई के सारे एंड पॉइंट हमेशा सिक्योर होने चाहिए? कोई एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी, कोई ऐसा सिनेरियो जहन में आ रहा है जिसमें अनसिक्योर्ड भी एपीआई एंड पॉइंट हो सकते हैं? कोई ऐसी सर एपीआई कॉल्स जो जी जी सर जो हमारी गेट रिक्वेस्ट हो सकती हैं वो उनको सिक्योर करना तो जरूरी नहीं है। नहीं, अगर लेकिन गेट से हर सिनेरियो में देखें एब्सोल्यूट नहीं हो सकता ना ये। अगर मेरी यूजर्स की लिस्ट है, मेरी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, देखें मैं अगर एक बेसिकली ऑनलाइन का जो है वो स्टोर हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट्स मेरा सरमाया है ना, तो वो अगर कोई और उन प्रोडक्ट्स को दिखा रहा हो और अपने जो है ना उससे सेल करवा रहा हो, या जो है ना बेसिकली कुछ कर रहा हो, तो वो जो है मेरे लिए जो है ना एक जो है वो हो सकता है बेसिकली डाउन साइड हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो कोई भी अनसिक्योर्ड गेट ना कर सके, मेरे यूजर्स की लिस्ट कोई अनसिक्योर्ड गेट ना कर सके। ट्रांजेक्शन्स हैं अगर मेरी गेट रिक्वेस्ट पे मैं रिटर्न कर रहा था, वो कोई अनसिक्योर्ड गेट ना ले सके। तो सर ये डिपेंड करता है हम पे कि हम किसे सिक्योर करना चाह रहे हैं, किसे नहीं। ये डिपेंड करता है असल में डोमेन टू डोमेन ना, हमसे ज्यादा ना ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है ना। तो मैं वही पूछना चाह रहा था छोटी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, कि कोई ऐसा सिनेरियो जहन में आ रहा है जिसमें जो है ना फॉर श्योर वो रिक्वेस्ट तो जो है ना ऑथेंटिकेटेड हो ही नहीं सकती। सर कोई सर मैच इस की एपीआई हो। इंफॉर्मेशन जी जी आप मैच बोलिए। की एपीआई बिल्कुल सही बात है कि जो है ना एक मैच की स्कोर रिटर्न करने की एपीआई है, तो वो मैं चाहूंगा कि पब्लिक में चली जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली पूरी पब्लिक कॉल कर रही हो, जैसे अभी क्रिकेट इन्फो है, उसकी एपीआई बेसिकली जो है ना वो वेब पेज पे रेंडर हो रहा होता है, लेकिन कोई उसको जो है ना स्क्रैप करके भी कर सकता है। तो वो है, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह के सिनेरियो में जो है ना एक जो है वो है। इसके अलावा कोई लॉगिन की रिक्वेस्ट है, लॉगिन तो एक्चुअली मैं ऑथेंटिकेट होने जा रहा हूँ ना,
एपीआई कोई अपने आप को बेसिकली एक्सचेंज फर्स्ट डायलॉग जब एपीआई करेगी अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, जैसे मैंने कहा ऑथ में एक्सचेंज ऑफ कीज का जो है ना बेसिकली मैकेनिज्म होता है, तो जो पहली कॉल जाएगी वो तो अनऑथेंटिकेटेड होगी क्योंकि वो इटसेल्फ ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है। तो जो यूजुअली ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट होती हैं वो बाज़ दफा आप ये करते हैं आईपी वाइट लिस्टिंग कर लेते हैं, फायरवॉल्स में रूल्स डिफाइन कर देते हैं कि यार मेरे जो कंज्यूमर्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर की आईपीज को जो है ना अलाउ मत करना, ताकि डॉज अटैक से आप बच सके। कि कोई जो है ना बस पिंग मार के या जो है ना बेसिकली एक बॉट बना के बैठ गया और जो है ना वो आपकी कॉल्स एपीआईज पे इतने माइक्रो सेकेंड्स में कॉल मार रहा है कि जो है ना आपका सर्वर डाउन हो जाए, जो सबसे बेसिक अटैक है, और जो है ना वो सर्वर्स बैठ जाते हैं जिसकी वजह से। तो बेसिकली इस तरह से बचने के लिए आप जो है कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, लेकिन स्टिल आपकी एपीआई जो है ना वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है। एपीआई जो है ना कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन हो रही है कि जो है ना जो यूजर आईडी पासवर्ड आया उसको मैच करो और ये बताओ कि जो है ना ये बेसिकली ऑथेंटिकेटेड है, तो उसको एक टोकन रिटर्न कर दो कि आगे डायलॉग्स के लिए जो है ये टोकन से जो है ना बात करना मुझसे। तो आपकी लॉगिन रिक्वेस्ट जो है वो यूजुअली अनऑथेंटिकेटेड होती हैं। आपकी फॉरगॉट पासवर्ड, क्योंकि मेरा तो पासवर्ड याद नहीं है, तो मैं अगर जो है ना एक जो है एपीआईज लिखी है मैंने और उसमें बंदों ने लॉगिन होना होता था यूजर आईडी पासवर्ड से, अब कोई पासवर्ड ही भूल गया है, तो इसका मतलब फॉरगॉट पासवर्ड की मैं जो है बेसिकली एपीआई अनऑथेंटिकेटेड ही रखूंगा। तो ये चंद एक सिनेरियोज हैं जिनके अंदर आप बेसिकली अनऑथेंटिकेटेड जो है वो, और आपने बिल्कुल सही कहा था कि आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करे, अगर कोई है ही ऐसा एसेट जो कि पब्लिकली दिखाना है तो, या पब्लिकली जो है ना उस पर इंट्रैक्शन होना है, जैसे अभी जो है मुल्क भर में जो है मैट्रिकुलेशन, हमारे मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक बोर्ड के जो है रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, तो वो एक पब्लिक एपीआई थी कि कोई भी आए इंटरनेट के ऊपर और जो है ना अपना बेसिकली रोल नंबर डाले और उसका जो है वो सिर्फ डॉज अटैक से बचने के लिए वहां पर रिकैप्चा डाल देते हैं, ताकि जो है कोई जो है ना बॉट अटैक ना करे, और बाकी जो है ना एपीआई जो है वहां की वो पब्लिक थी। प्रिपेयरिंग एंड होस्टिंग एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, हमारी एपीआई तकरीबन जो है तैयार है। अब इसमें जो है ना थोड़ी सी जो है, अगर मैंने जो है ना अपनी कंपनी के कुछ या कुछ अपने जो है बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने, अभी तक हमने क्या लिखा था, अभी तक हमने एपीआई की डिटेल्स लिखी थी। इन एपीआई से बाहर अगर मुझे कुछ जो है ना वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल जो है ना कंपनी का बैकग्राउंड बताना है या प्रोडक्ट का बैकग्राउंड बताना है या और कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है, कुछ इस तरह की एपीआई का वर्जन बताना है मुझे, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली हम कुछ मेटा डेटा टैग्स हैं उनकी मदद से प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और वो मेटा जो है ना हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर आती है, जो कि हम जो है कॉन्टेक्ट नेम बताना चाह रहे हैं, अगर कि एपीआई से मुतालिक अगर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या किसी भी मामले में हेल्प की जरूरत है, तो इन साहब से इस ईमेल एड्रेस पे बात करें। कॉन्टेक्ट यूआरएल कि अगर कोई जो है ना बेसिकली कोई जो है फीडबैक देना है या कोई कॉन्टेक्ट अस का पेज है तो वो यहाँ पर जो है ना आ सकते हैं। लाइसेंसिंग अगर मेरी एपीआई की है वो किस जो है ना लाइसेंस टर्म के साथ है, लाइसेंस का नाम क्या है, कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल मैं रेफर करना चाह रहा हूँ कुछ जगहों पर कि जो है ना इन जगहों से भी इन मजीद आर्टिकल से हेल्प ली जा सकती है, तो कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन है तो मैं यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करूँगा लिंक। और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशंस का अगर जो है वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है तो वो मैं यहाँ पर दूंगा। अच्छा, टैग्स का जो है ना की इन्होंने थोड़ा देर में यूज किए, लेकिन हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है बेसिकली, अरे भैया हट जाओ यार, ठीक है सर। हाँ, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बेसिकली जो वो हैं आपके, ये एक छोटा सा क्लास है या एक ग्रुप है जो बहुत सारे एपीआई एंड पॉइंट्स को जो है ना इनकैप्सुलेट कर रहा है। ठीक है, ये अगर आपने ग्रुप क्रिएट करना है तो ये आप टैग की मदद, टैग की मदद से करते हैं, और टैग की के अंदर आप जो है बेसिकली
अपनी जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो इसके अंदर आ जाती है। टैग की जो है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो टैग की जो है वो रूट पे होनी चाहिए डिफॉल्ट के नाम से। फाइंड कर लेते हैं। अच्छा ओके, चूंकि मैंने टैग प्रोवाइड नहीं किया तो इसलिए इसने खुद एक क्लास बनाई और तमाम जो है ना वो बेसिकली टैग जो एपीआई एंड पॉइंट्स हैं उनको उस एक डिफरेंट क्लास के अंदर जो है ना वो प्रोग्राम डाल दिया कि ये सारे इस ग्रुप का मेंबर हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है एक टैग के नाम से जो है की बना दूं, अच्छा ये रीड ओनली है, इसमें मैं कुछ एडिट नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ स्वैगर एडिटर में आ जाता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं हम टैग को। ओके, टैग्स की जो है रूट के ऊपर जो होती है इसके अंदर हम मल्टीपल जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक टैग का नाम, और ये जो है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट लेती है। ये एरे है, जैसे मैंने कहा था हाइफन एक एरे होता है, इसका मतलब टैग्स की एक एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है हाइफन, सेकेंड हाइफन एक अलग, दूसरा हाइफन एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा हाइफन एक तीसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहला टैग मैंने कहा इसका नाम पैट है, आप देखें पहला ग्रुप पैट का बना हुआ है। दूसरा स्टोर के नाम से है, दूसरा स्टोर के नाम से है, तीसरा जो है वो यूजर के आई थिंक नाम से है, यूजर एग्जैक्टली, तो वो यूजर के नाम से है। अगर मैं इन्हें चेंज करूं तो वो वहां पर जो है वो इफेक्ट आएगा यूजर 1 2 3। ठीक है, तो ये टैग्स जो है वो ये काम करते हैं कि ये आपके बेसिकली जो वो होते हैं एनपीआई एंड पॉइंट्स होते हैं उनको ग्रुप कर देते हैं। क्योंकि मेरी जो यूजुअली जैसे हमने बात की थी एचटीटीपी वर्ब्स की कि एक यूजुअली हम रिसोर्स के ऊपर एचटीटीपी क्या अज्यूम करते हैं, हम बेसिकली रिसोर्सेज के ऊपर काम करें। तो रिसोर्स को मैं क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। इसका मतलब एक रिसोर्स के साथ मल्टीपल एपीआई एंड पॉइंट्स कनेक्टेड है। तो मैं रिसोर्स का नाम या कुछ भी ऐसा जो एक कॉमन ग्रुप हो उस एपीआई की जो है ना डिफरेंट एपीआईज का या एंड पॉइंट्स का, तो मैं उनको कॉमन ग्रुप टैग्स की मदद से कर सकता हूँ। इसके अंदर जो है ना नेम ये बताता है कि यहाँ पर दिखेगा क्या, डिस्क्रिप्शन, उसके साथ ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है। देन उसकी कोई एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन है, लिंक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा मेरे वालिद हैं। कब आए? सॉरी मेरे वालिद आ गए थे तो वो उनसे थोड़ी सी बात कर रहे थे जी। तो हम ये टैग्स के अंदर जो चीजें हैं ये हम जो है बेसिकली एक लॉजिकल ग्रुपिंग क्रिएट करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। अब कौन से यूआरएल किस ग्रुप के अंदर आएंगे ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने गौर किया हो, जब मैंने इसको यूजर 1 2 3 किया था तो एक नया ग्रुप क्रिएट हुआ था, यूजर अपनी जगह मौजूद रहा था। ठीक है, यूजर 1 2 3 में कोई यूआरएल मौजूद नहीं है, लेकिन यूजर में जो यूआरएल थी वो सारी यूजर में मौजूद है। वजह क्या है, हर यूआरएल को मैं बताता हूं कि वो किस जो है ना बेसिकली ग्रुप का पार्ट है। फॉर एग्जांपल यूजर के अंदर में जाऊं, जितनी यूजर की जो है वो यूआरएल थी अभी वो यूजर से बिलोंग कर रही है, टैग से यूजर ग्रुप से बिलोंग कर रही है, उन सबको मैं अगर यूजर 1 2 3 में डाल दूं तो बेसिकली यूजर 1 2 3 के ग्रुप में वो सारी यूआरएल्स आ जाएंगी, या उनमें से कुछ एक को डाल देते हैं। तो अगर आप देखें तो अब जो है क्रिएट यूजर, जो ये क्रिएट यूजर है
ये यूजर 1 2 3 के ग्रुप में आ गई। तो ये एक छोटा सा जो है बेसिकली मुझे डाउट था कि हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा डिफाइन कर दूं इस चीज को मैं। तो टैग्स जो है वो बेसिकली आपके साथ एक लॉजिकल ग्रुप क्रिएट करने के काम आते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि जो किसी भी एक तो ग्रुपिंग या जो है ना बेसिकली लॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हो एपीआई एंड पॉइंट्स, वो सारे एक सिंगल जो है वो कोलैप्सिबल के अंदर आ जाए, एक छोटी सी मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो सर हम तो पीछे यहाँ से उसको आगे बढ़ते हैं। जो है जी सॉरी, पीछे हम उसको आप बोलिए। डिफाइन कर देंगे, यानी हम अ, उसको पीछे डिफाइन कर देंगे कि हमारे टैग्स कौन कौन से होंगे, और बाद में इधर बता देंगे कि ये जो एंड पॉइंट है ये हमने किस टैग में डालना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं जब टैग्स, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने जब यहाँ पर ऊपर टॉप पे यूजर 1 2 3 किया था तो एक कोलैप्सिबल ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया था। जैसे ही मैंने जी यहाँ पर यूजर 1 2 3 किया तो इसके साथ एक कोलैप्सिबल जो है ना वो ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। इसमें कोई एंड पॉइंट इसलिए नहीं आया कि अभी मैंने किसी एंड पॉइंट को कहा ही नहीं कि तुम यूजर 1 2 3 का पार्ट हो। हर एपीआई एंड पॉइंट को मैंने कहा हुआ है कि तुम यूजर का पार्ट हो। ठीक हो गया सर। अरे यार, एक तो ये कंट्रोल एस की आदत नहीं खत्म होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टैग्स से। अच्छा, हर टैग की डिस्क्रिप्शन होती है कि आप उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो है उसके बारे में जो है वो, सॉरी ये डिस्क्रिप्शन किसी और चीज की, टैग्स की जो हम टैग्स की कॉमन जगह है टॉप पर, उसमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन, और कोई लिंक है तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है आपका इन्फो का ऑब्जेक्ट, और इन्फो का ऑब्जेक्ट के अंदर जो है बेसिकली हम बहुत सारी, अच्छा इन्फो डॉट का मतलब क्या है, इन्फो की है और उसके अंदर जो है ना ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर जो है ना आप डिफरेंट कीज, डिफरेंट वैल्यू, बेसिकली एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाकर डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की होगी, उसकी वैल्यू होगी, कॉन्टेक्ट की होगी। कॉन्टेक्ट खुद एक ऑब्जेक्ट है, आप देखें कॉन्टेक्ट के अंदर जो है ना बेसिकली एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 3 कीज हो सकती हैं, नेम, ईमेल, उसकी वैल्यू, यूआरएल उसकी वैल्यू। देन लाइसेंस एक ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी जो है ना कीज हैं, यूआरएल उसकी वैल्यू, नेम उसकी वैल्यू। एक्सटर्नल डॉक्स ये खुद एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो की है यूआरएल होगी। देन यानी एक ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली इसके अंदर जो है इन्फो के अंदर, इन्फो एक ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा जिसके अंदर डिफरेंट कीज और उनकी वैल्यूज आ रही होगी। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इन्फो के अंदर मैं वर्जन बता रहा हूँ, टाइटल बता रहा हूँ, ये अब तक हम देख चुके थे। डिस्क्रिप्शन की वैल्यू है, डिस्क्रिप्शन की है। देन उसके बाद एक पाइप साइन है। पाइप साइन यहाँ पर ये बताता है कि जो ये वैल्यू है एक्चुअली ये एक जो है मल्टी लाइन जो है वो वैल्यू हो सकती है। अगर मैं जो है YAML में कोई जो है वैल्यू मल्टी लाइन में ऐसे लिखूं तो ये एरर के तौर पे कंसिडर होता है। बेसिकली हर लाइन जो है एक की वैल्यू रख रही हो, अदरवाइज अगर वो लंबा हो रहा है तो मैं उसको जो है पाइप साइन की मदद से जो है उसमें जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग में तोड़ सकता हूँ। इसने एक लिंक भी भेजा है जिसकी मदद से आप मजीद पढ़ सकते हैं कि पाइप साइन के अलावा भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप सिंगल कोट में प्रोवाइड कर सकते हैं मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को। अगर आप चाह रहे हैं कि वो यहाँ तो मल्टी लाइन में हो लेकिन जब रेंडर हो तो वो सिंगल लाइन में आ रहा हो, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ जो मल्टी लाइन में है वो जैसा यहाँ है वो ही वैसा ही आपके डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा हो तो आप पाइप साइन यूज करते हैं। या एक और पॉसिबिलिटी है ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन का साइन में ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर मल्टी लाइन किया है, मतलब एंटर करके या बैकस्लैश एन देके नई लाइन में देखना चाह रहे हैं तो वो ऐसे नहीं आता, आप एक एम्प्टी लाइन देते हैं तो जो है ना वो अगली लाइन जो है ना वो लाइन ब्रेक के तौर पे कंसिडर होती है। मेरे ख्याल में मैंने खोला हुआ था लिंक, हम इसको देख भी लेते हैं। एक तो ये डॉक पैनल से मैं परेशान रहता हूँ, जूम के ये हाइड कहाँ से होता है ये मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, ये खुला हुआ है मैंने कि यहाँ पे देखें YAML में अगर मैंने जो है पाइप साइन दिया है तो इसका मतलब होता है जिस तरह से मैंने लिखा था यहाँ पर बैकस्लैश n दिया था, फिर यानी मैंने न्यू लाइन दे दी थी तो वो जो है बेसिकली न्यू लाइन में, जो मैंने न्यू लाइन में दिया वो न्यू लाइन में चला गया। और अगर मैंने एम्प्टी लाइन दी यानी एक लाइन एंटर करके फिर एक ब्लैंक लाइन दे दी
तो वो ब्लैंक लाइन ही यहाँ पर रेंडर हुई रिजल्ट के अंदर। ये मेरी मार्कअप है YAML, और ये मेरा रिजल्ट है जो रेंडर हुआ है उस जो है ना बेसिकली पाइप साइन की वजह से। लेकिन अगर मैं इसको जो है ना ग्रेटर देन के सिंबल के साथ देखूं, तो जो मैंने एंटर किए थे \n से, वो सिंगल लाइन के अंदर ही है, ठीक है। और अगर मुझे न्यू लाइन लेनी थी तो मैंने एक एम्प्टी लाइन दी है, तो मेरा टेक्स्ट जो है यहाँ से ब्रेक होकर जो है वो न्यू लाइन में आया है। आपको एंड और आल्सो अलग लाइन में नजर इसलिए आ रहे हैं कि उस लाइन में जगह खत्म हो गई थी। आप गौर करें, एंड के बाद \n नहीं है, एक्चुअली आल्सो कंटिन्यूएशन में है एंड के साथ, न्यू लाइन में नहीं है। चूंकि लाइन में जगह नहीं थी तो वो ट्रंकेट होकर नीचे आया है, लेकिन यहाँ पर \n है, इसका मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर मौजूद है, क्योंकि मैंने एक ब्लैंक लाइन दी हुई थी YAML के अंदर। तो ये ग्रेटर देन और पाइप साइन का थोड़ा सा फर्क है, जो वही बुक में डॉक्यूमेंटेशन में मैंने इसी लिंक से खोला है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। खैर, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में इन्होंने कहा है कि ये जो है ना मार्कडाउन को एक्सेप्ट करता है। मार्कडाउन जो है वो एक तरह का डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन गई है अब आपकी रीडमी फाइल्स और बहुत सारी जगहों पर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को जो है ना वो रिप्रेजेंट करने के लिए, जब आप किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं। जैसे स्वैगर ने YAML को अडॉप्ट किया है, गिटहब ने जो है बेसिकली, या बहुत सारे दूसरे जो है वो बेसिकली टूल्स हैं, बिटबकेट है और इस तरह के दूसरे वर्जन कंट्रोल हैं, और दूसरे भी बहुत सारे टूल्स हैं जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इवन API की डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कि जो है ना जैसे गिटहब पे आप अपनी API ही पब्लिश कर रहे होते हैं, अपना सोर्स कोड पुश कर रहे होते हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने डिफाइन करनी हो तो वहां पर एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है कि जो है ना आप, एक्चुअली स्टैंडर्ड नहीं, कन्वेंशन है, लेकिन चूंकि वो टूल को बहुत ज्यादा हार्ड बाउंडेड यूज कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड की टर्म में बार बार यूज कर रहा था। स्टैंडर्ड का तो मतलब ये है कि पूरी दुनिया, पूरी इंडस्ट्री और कोई एक रेगुलेटिंग बॉडी पीछे मौजूद है, तो कन्वेंशन कहना चाहिए, मैं टर्म गलत यूज कर गया था फ्लो में, सॉरी। तो वो जो है उन्होंने अपनी जो है ना एक वो बना ली है कन्वेंशन के, वहां पर रीडमी की मदद से आप जो है API डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो API डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती है रीडमी की, वो मार्कडाउन में लिखी जाती है। वो मार्कडाउन का सिंटेक्स जो है वो सपोर्टेड है स्वैगर में, कि डिस्क्रिप्शन की के अंदर अगर आप कोई मार्कडाउन जो है वो सिंटेक्स में यहाँ पर कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जो मवाद है वो डालेंगे, तो वो उसी तरीके से जो है रेंडर होगा जो मार्कडाउन का अपना प्रिंसिपल है। अभी हम आते हैं कि अब मार्कडाउन, सॉरी चैट में कुछ आया हुआ है सर, आई एम, ओ सॉरी, ओके। तो जो है यहाँ पर जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन में एक फीचर मौजूद है कि हम मार्कडाउन को जो है वो जो मार्कडाउन का कंटेंट है वो जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। और स्वैगर में मार्कडाउन का पार्सर रेंडरिंग इंजन मौजूद है कि वो मार्कडाउन को उस कॉन्टेक्स्ट, उस सिमेंटिक के साथ जो है वो डिफाइन कर सके जो मार्कडाउन बेसिकली कहता है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, व्हाट्सएप में आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट एस्ट्रिक्स के अंदर जो है, एस्ट्रिक्स स्टार्ट में एस्ट्रिक के एंड में डाल दें तो वो बोल्ड हो जाता है। इसी तरह से डिफरेंट शॉर्टकट स्टाइल्स की मदद से मार्कडाउन जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो बेसिकली स्टाइल करती है, जो अब हम थोड़ी देर में देखना शुरू करेंगे। अच्छा, जो स्वैगर सपोर्ट करता है वो गिटहब जो मार्कडाउन सिंटेक्स है, गिटहब फ्लेवर्ड मार्कडाउन कहलाता है। उस जो है मार्कडाउन के बहुत सारे फ्लेवर्स मौजूद हैं, जो डिफरेंट वेंडर्स जो है वो डिफरेंट जो है वो, लेकिन कुछ जो है ऐसा है जो सब में कॉमन है। तो गिटहब जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो मार्कडाउन सिंटेक्स है। इसकी जो है वो बहुत सारे प्लेग्राउंड्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक मैंने खोला हुआ है मार्कडाउन का। हम इसमें अभी देखना शुरू करेंगे कि किस तरीके से जो है चीजें बेसिकली हम क्या जो है मैं लिखना चाह रहा हूँ या कौन सा कंटेंट दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसकी मैं किस तरह से वो हाईलाइट कर सकता हूँ। और ये विजिविग एडिटर है। विजिविग क्या होता है? विजिविग जो है WSYWYG, इसका मतलब ये होता है कि व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। तो जो आपको दिख रहा है वैसा ही जो है वो आपको मिलेगा, यानी मैं टूल बार की मदद से डिफरेंट जो है वो
कंट्रोल्स की मदद से, बजाय इसके कि मैं जो है हैंडक्राफ्टेड जो है वो हाथ से लिखूं मार्कडाउन के जो है टैग्स को या मार्कअप्स को, मैं जो है वो काम जो है टूल बार की मदद से कर सकता हूँ। तो हम यहाँ आते हैं, अब देखते हैं कि मार्कडाउन की बेसिक्स बताई हैं इन्होंने। बोल्ड कर सकते हैं आप अपना इटैलिक्स कर सकते हैं, ब्लॉक कोड बता सकते हैं, हेडिंग 1 2 3, हेडिंग फ्रॉम 1 टू हेडिंग 6 दे सकते हैं, आप हाइपरलिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल रूल यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर सकते हैं, और आप कोई कोड स्निपेट एक छोटा सा, यानी मेरे कोड टेक्स्ट के अंदर, मेरे कंटेंट के अंदर, मेरी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं किसी कोड स्निपेट को डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो मैं उसे एक डिफरेंट सिमेंटिक के जरिए दिखाऊं, ताकि जो है ना वो बाकी जो कंटेंट के फ्लो है उससे डिफरेंट नजर आए। मैं ये चीजें जो है मार्कडाउन की मदद से कर सकता हूँ। तो अब ये चीजें कैसे कैसे होती हैं ये हम जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर और भी दिस इज इटैलिक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर मिला के होता है, तो ये जो है बेसिकली बोल्ड, सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो है बोल्ड के लिए होता है, सिर्फ सिंगल अंडरस्कोर जो है वो इटैलिक के लिए होता है। ठीक है, मुझे बोल्ड करना है तो मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर दे सकता हूं या एस्ट्रिक एस्ट्रिक दूंगा। डबल एस्ट्रिक बोल्ड है, सिंगल एस्ट्रिक इटैलिक है, ठीक है, देखें इटैलिक में आ गया, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर भी बोल्ड है, और अभी मैंने एस्ट्रिक सिंगल किया था तो वो इटैलिक हुआ है। इसी तरह से सिंगल अंडरस्कोर भी जो है वो इटैलिक क्रिएट करता है, इटैलिक स्टाइल। देन मुझे अगर कोई बुलेटेड नंबर लिस्ट चाहिए तो मैं जो है एस्ट्रिक और स्पेस दूंगा या हाइफन स्पेस दूंगा। अब इसमें जितने भी जो है ना, अच्छा चूंकि वो एक इंटेलिजेंट एडिटर था, मैंने जैसे एंटर की प्रेस की उसने खुद ही जो है ना वो एक एस्ट्रिक डाल दिया। तो जितनी भी चीजें मैं एस्ट्रिक्स और स्पेस, याद रखिएगा बोल्ड करने के लिए कंटेंट और एस्ट्रिक में स्पेस नहीं था। जब मुझे जो है बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करनी थी तो एस्ट्रिक और कंटेंट में मुझे स्पेस देना है। इसी तरह से मैं हाइफन के साथ भी यही काम कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। अगर मैं डबल एस्ट्रिक के अंदर इनक्लोज कर रहा हूं टेक्स्ट को तो वो बोल्ड होगा, और हमें क्या करना है कि स्पेस नहीं देना है। ठीक है, ये की है कहाँ स्पेस देना है कहाँ नहीं देना है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंटेंट मिलाकर बिल्कुल जो है वो अंडरस्कोर के साथ, और फिर अगेन और फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मतलब सॉरी ये तो कंटेंट है, कुछ भी हो सकता है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर के अंदर इनक्लोज्ड या एस्ट्रिक एस्ट्रिक के अंदर इनक्लोज्ड जो कंटेंट है वो बोल्ड हो जाएगा। सिंगल एस्ट्रिक या सिंगल अंडरस्कोर के अंदर कंटेंट मिला के लिखा हुआ है तो वो इटैलिक हो जाएगा। सिंगल एस्ट्रिक के साथ विद स्पेस जो है अगर कंटेंट है तो वो बुलेटेड ऑप्शन पॉइंट है। सिंगल हाइफन के साथ अगर स्पेस्ड कोई पॉइंट कंटेंट है तो वो बुलेटेड ऑप्शन है। अच्छा ये मैं भूल गया कि जो है ना नंबरिंग के लिए क्या था, नंबरिंग के लिए देख लेते हैं। अरे यार
नंबरिंग के लिए नंबरिंग है सर। नंबर लिख दूं? ओके, बस 1 लिखता चला जाऊं मैं। जजाकल्ला। 1 स्पेस, स्पेस है या डॉट है? आई थिंक डॉट है। हाँ डॉट है। 1 इज डॉट और फिर स्पेस देके दिस इज नंबर्ड लिस्ट। उसने खुद ही दूसरा बना दिया, दिस इज नंबर्ड लिस्ट ऑप्शन 2। अच्छा, अब ये देख लेते हैं हम कि अगर इसको भी 1 ही रखें तो क्या वहां पे 2 रहेगा? वहां पे 2 ही रहा, ठीक है, लेकिन ये चेंज कर दे रहा है। वो कह रहा है बेहतर ये है कि आप इस तरह करें, लेकिन बेसिकली रेंडरिंग इंजन को पता है चूंकि ये कंटिन्यूएशन में है, तो इसलिए वो उनको नेक्स्ट पॉइंट देता जा रहा है। तो आप चाहें तो खुद हाथ से जो है ना क्राफ्टेड जो है सही नंबर लिख सकते हैं, या 1 डॉट स्पेस भी जो है वो चल रहा है। सर अगर नंबरिंग लिख लेंगे तो चलो वो ऐसा हो जाएगा कि उसे अगर हम बाद में खुद भी पढ़ रहे होंगे तो हमें पता होगा कि हम कौन सा पॉइंट लिख रहे हैं। एग्जैक्टली ये डिपेंड करता है कि आप पार्सर में लिख रहे हैं या आप अपने टेक्स्ट एडिटर में लिख रहे हैं। टेक्स्ट एडिटर में मार्कडाउन जो है वो रेंडर तो होगी नहीं, तो आपको या तो फिर जहन में जो है ना पूरा खुद पार्स करना पड़ेगा, या आपने सही नंबर लिखे, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको हेल्प होगी कि ये ऑप्शन नंबर क्या है। अच्छा, इसके बाद जो है बेसिकली नंबर्ड लिस्ट हो गई, आपके जो है बुलेटेड लिस्ट हो गई, हाइफन बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। इसके अलावा आप हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो है बेसिकली वो बताते हैं कि दिखेगा क्या, और जो है यानी क्लिक हेयर, दिस, क्लिक हेयर टू, या विजिट साइट, कुछ भी जो आपको ह्यूमन रीडेबल दिखाना है वो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और पैरेंथेसिस में जो टारगेट यूआरएल होती है आप वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं क्लिक हेयर, या गूगल लिखता हूं मैं, और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर जो है मैं http://google.com दे दूं, तो अब ये जो है लिंक जो मुझे गूगल नजर आ रहा है ये google.com के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो जो मैं हाइपरलिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट बता रहा हूँ, और इस पैरेंथेसिस के अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं डेस्टिनेशन यूआरएल दे रहा हूँ कि कहाँ जो है ये लिंक लेकर जाएगा। इसके अलावा अगला जो है हम जो ऑप्शन है वो बेसिकली ब्लॉक कोड है, यानी मैं किसी का जो है वो कोड जो है कुछ टेक्स्ट कोड करना चाह रहा हूँ। सेड बाय मार्क ट्वेनी, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैंने इसकी बंदा कौन है मुझे ये भी नहीं पता। इसकी कोट्स बहुत आती हैं फेसबुक पे, ट्वेन है, ट्वेनी है, जो सर भी है। ये मार्क ट्वेन सर। मार्क ट्वेन जी। तो इसकी कोट्स बहुत आती हैं, तो मुझे भी वही आता। मैंने कहा चलो इन्हीं भैया का नाम लिख देते हैं। तो अगर मुझे ब्लॉक कोट्स बतानी है तो मैं ग्रेटर देन के साइन के साथ बता सकता हूँ। इसके अलावा जो है मैं जो है अगर किसी कोड स्निपेट को बताना चाह रहा हूँ, इज शोन इन द कोड बिलो, you can see the print will show the message। और फिर मैं 3 सिंगल कोट्स जो है स्टार्ट करूं, और 3 सिंगल कोट्स में बंद कर दूं। अब इन 3 सिंगल कोट स्टार्ट और एंड के दरमियान जो कुछ मैं लिखूंगा वो एक्चुअली जो है वो एक डिफरेंट तरीके से छोटा सा, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि एक शैडोड बॉक्स क्रिएट हो गया, इसके अंदर वो जो है ना बेसिकली नजर आएगा, और उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएगा।
तो बेसिकली हमने अब तक क्या क्या चीजें देखी हैं। बोल्ड कर सकते हैं, डबल एस्ट्रिक्स के अंदर इनक्लोज करके, डबल एस्ट्रिक ओपन, डबल एस्ट्रिक क्लोज, और इसके अंदर मिला के जो है हमने डबल एस्ट्रिक की बाउंड्रीज टच करते हुए कंटेंट देना है। डबल अंडरस्कोर की मदद से काम हो सकता है, डबल अंडरस्कोर स्टार्ट में, डबल अंडरस्कोर एंड में, और कंटेंट दोनों साइड के अंडरस्कोर से टच हो रहा। इटैलिक करना है सिंगल एस्ट्रिक या सिंगल अंडरस्कोर के साथ, कंटेंट स्टिल टच हो रहा हो। बुलेटेड मुझे जो है ना लिस्ट चाहिए, तो सिंगल हाइफन स्पेस कंटेंट या सिंगल एस्ट्रिक और स्पेस के बाद कंटेंट। इसके अलावा मैं हाइपरलिंक क्रिएट कर सकता हूँ। हाइपरलिंक के लिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है अपना ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट देना है, और पैरेंथेसिस के अंदर मुझे जो भी जहां पे पहुंचाना है, जो यूआरएल है, डेस्टिनेशन यूआरएल, मुझे यहाँ पर वो देना है। अगर मुझे कोई कोड देनी है तो मैं जो है ग्रेटर देन के साइन के साथ दे सकता हूँ। अगर मुझे कोड स्निपेट देना है तो मैं ट्रिपल सिंगल कोट्स में या बैक कोट्स में जो है, बैक टेक्स्ट हैं ये सिंगल कोट्स थे आई थिंक, उनमें दे सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी चीज जो दोबारा डिस्कस करनी हो? नहीं सर, ये बहुत इजी है। बिल्कुल। अच्छा हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना वो 3 सिंगल जो है वो डैशेस के साथ जो है 3 सिंगल हाइफन्स देके मैं जो है एक सिंगल जो है ना वो लाइन, जैसे मैं कोड के बाद जो है ना चाह रहा हूँ कि जो है एक सिंगल जो है वो एक लाइन आ जाए, एक तरह की लॉजिकल सेपरेशन हो जाती है। ये सिंगल लाइन जो है ये बता रही है कि ये पोर्शन डिफरेंट है, ये पोर्शन डिफरेंट है। तो मुझे जब इस तरह की बाउंड्री क्रिएट करनी हो, एक तो सेग्रीगेट करना हो कंटेंट को, तो मैं हॉरिजॉन्टल रूल जो है, यस हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 3 सिंगल कोट्स की मदद से दे सकता हूँ। अच्छा, एक चीज मार्कडाउन में होती है कि अगर मैं जो है यहाँ पे तो ये दिखा रहा है, यूजुअली मार्कडाउन में अगर मैं एंटर की प्रेस करूँ तो टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आता, या नहीं बल्कि नहीं, बेसिकली मैं अगर यहाँ पे कुछ दूं और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बीच में लाइन आ जाए, यहाँ पर आ रही है, अमूमन मार्कडाउन में नहीं आती। तो वो मुझे जो है ना एम्प्टी लाइन बीच में एक्चुअली एंड न्यू लाइन में लेना हो तो मुझे एम्प्टी लाइन देनी पड़ती है उसके लिए। अदरवाइज मैं अगर एंटर करके नेक्स्ट लाइन में आऊँ तो वो कॉन्केटेनेटेड रहता है। इस वाले टेक्स्ट एडिटर में जो है ना वो उसको नेक्स्ट लाइन में दिखा रहा है। जो इस आई थिंक जो ये है गिटहब वाली जो मार्कडाउन है उसमें ऐसा नहीं होता। मुझे अगर नई लाइन चाहिए हो तो मुझे जो है एम्प्टी लाइन क्रिएट करनी पड़ती है बीच में। तो वो देख लीजिएगा कि अगर आपने एक एंटर की प्रेस की है और वो जो है बेसिकली न्यू लाइन में नहीं जा रहा कंटेंट, तो आप बीच में एक एम्प्टी लाइन दे दें। अच्छा, इमेज के लिए जो है ना बेसिकली आपने सेम फिनोमिना है जो आपने हाइपरलिंक के लिए किया था, उसके साथ एक बेसिकली हाइपरलिंक सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें जो है आप ये बता रहे हैं कि ये एक इमेज है। और टेक्स्ट में जो है ना आप अल्टरनेट टेक्स्ट दे रहे हैं। किसका इमेज दिखाएं हम? आई डोंट नो। बिरयानी का इमेज दिखाते हैं। अब बिरयानी का इमेज हम लेकर आते हैं गूगल भैया से। चिकन दम बिरयानी, ओए होए मजा आ गया। इसमें इमेज कहाँ से मिलेगा मुझे? कोई इमेज की डेस्टिनेशन यूआरएल मिल जाए ना जल्दी से। सर राइट हाँ, क्लिक करके ले लिया करें इसको। वो कॉपी इमेज था नहीं, इमेज। असल में वो लिंक था ना। इस पे राइट क्लिक करें इमेज के ऊपर। जी, ये इमेज है, वहां पर इमेज नहीं था असल में। सही। अरे भाई, ये जो है ना डॉकिंग बार बड़ा परेशान करता है इसका यार। अच्छा, ये रेंडर क्यों नहीं हुआ?
स्टिल ये इमेज नहीं है बेसिकली, ये यूआरएल से जो है ना बेसिकली वो फिर डिफाइन हो रहा है कि इमेज लेकर आना है, ये इमेज डायरेक्ट नहीं है। सर एक दफा टेस्ट कर लीजिए ना फिर। ये सारे ना यूआरएल से जो है ना वो इमेज की जनरेट हो रहे हैं, ये यूआरएल जा रहा है और फिर वहां से जो है ना डिफरेंट जो है वो बेसिकली जो है स्ट्रीम हो रहा है इमेज। ओके हम डिफरेंट इमेज पे चलते हैं। सर ये मैंने, ओहो इतना बड़ा इमेज सर, मैसेज किया मैंने आपको ये तो बेस 64 स्ट्रिंग है, ओके ये पता नहीं, बेस ओके 64 स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं हम। इमेज की ना एक रिप्रेजेंटेशन बेस 64 स्ट्रिंग भी होती है, यानी मैं ऑनलाइन नहीं, ये कहलाता है इनलाइन इमेज कहलाते हैं ये, कि मैं बेसिकली पूरी इमेज की इंफॉर्मेशन इसमें एम्बेड करना चाह रहा हूँ। तो यूजुअली आईएमजी के टैग में ये अलाउड होती है, इसमें है कि नहीं है देख लेते हैं। नहीं इसमें नहीं हो रही, इसे एक यूआरएल ही चाहिए जो कि इमेज की यूआरएल हो। हम इसमें देख लेते हैं। अल्लाह करे ये इमेज ही हो। हाँ ये इमेज है। ठीक है ये इमेज मिल गया हमें। अब ये डॉक बार हटे तो हम यहाँ से निकले। जी रेंडर क्यों नहीं हो रहा? क्या गलती की है हमने? अच्छा ये हाइपरलिंक ही क्रिएट कर रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो या जो है ना वो हो। इमेज के लिए डिफरेंट तरीका है देने का, वो हम देख लेते हैं कि इमेज कैसे देंगे। हम यहाँ से दे देते हैं इमेज ना बेसिकली एडिटर से। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने इसको देख के गलती समझी थी कि जो है ना ये इमेज क्रिएट करें, हम इमेज यहाँ से एम्बेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वो यूआरएल यहाँ इंसर्ट कर दी, तो अब ये जो है, नहीं तरीका तो वही है। तो फिर लोड क्यों नहीं हुई है? एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही, खैर ये जो है ना पार्सर का मसला सर है। हो नहीं सकता है मेरी ये, गलती है, मैंने सर हो कोड के सकता अंदर है ये डाला जो हुआ था। एडिटर है ना ये, नहीं नहीं सर मैंने हो कोड सकता है में डाला हुआ एडिटर था। रीड ना कर पाता हो इसको। नहीं नहीं मेरी गलती थी, मैंने इसको कोड स्निपेट के अंदर डाल दिया था, ये यहाँ होना चाहिए था। ओके ओके मैंने कोड जो ट्रिपल कोड्स थे ना मैंने उसके अंदर डाल दिया था, तो ट्रिपल कोड्स के अंदर जो चीज आती है ना वो समझता है ये सोर्स कोड का पार्ट है। ठीक ठीक। तो ये जो है ना इमेज का है कि एक्सक्लेमेशन साइन के साथ आपने जो है बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अल्टरनेट टेक्स्ट देना है कि अगर इमेज लोड ना हो पाए तो क्या दिखेगा, ब्रोकन इमेज हो तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूं, तो अब जो है ना बेसिकली ये देखें, जो अल्टरनेट टेक्स्ट है कि इमेज लोड नहीं हो पा रहा, तो वो जो है बेसिकली जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने दिया है वो यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है ये मार्कडाउन थी, यहां तक कोई भी चीज मार्कडाउन बस इतनी है। सर बहुत आसान है, मतलब इसकी वजह से सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो बहुत अच्छी, बहुत हर जगह अच्छी दी हुई डॉक्यूमेंटेशन, तो इसमें बिल्कुल ज्यादा मसला नहीं आता वैसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद ये है कि जो है ऑथ सेक्शन दोबारा इन्होंने बताया है थोड़ा सा कि आपने जो है ऑथ सेक्शन की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ डालनी है। एक चीज मैं मिस कर गया हूँ, हेडिंग्स। हेडिंग्स जो है ना बेसिकली कि अगर मुझे कुछ जो है हेडिंग बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। इसमें 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स हैं। जैसे HTML अगर आप लोगों ने किए है तो हैश का साइन, और सिंगल हैश है तो इसका मतलब ये हेडिंग 1 है। और इनके डिफॉल्ट रूल्स हैं, इनके अपने जो है ना वो तरीके हैं इसको डिफाइन करने के। कि उसका टेक्स्ट साइज कितना होगा, बोल्ड होगा नहीं होगा। जैसे 2 तक हेडिंग्स जो है ना जो बोल्ड होती हैं, आई थिंक 3 नहीं होती या 4 नहीं होती, 3 भी हेडिंग जो है ना वो। तो जितने नंबर ऑफ हैशेस हैं वो लेवल ऑफ हेडिंग होता है। सिंगल हेडिंग 1
सिंगल हैश है 2 हैशेस हेडिंग 2, 3 हैशेस हेडिंग 3, 4 हैशेस हेडिंग 4, 5 hashes heading 5, and 6 hashes heading 6. सारी ही जो है ना 4 5 6 हो गए, ये 5 हो गए। ठीक है, तो 6 लेवल ऑफ हेडिंग है जो कि जो है ना बेसिकली इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं बाय डिफॉल्ट। आप इनकी मदद से जो है ना अपने डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ हेडिंग्स बनाना चाह रहे हैं तो वो आप सिंगल हैश, 2 हैशेस, 3 हैशेस, 4 हैशेस, 5 हैशेस और 6 हैशेस की मदद से बना सकते हैं। ये था टोटल मार्कडाउन जो कि आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए डिस्क्रिप्शन की वैल्यू डालने के लिए। ऑर्गेनाइजिंग ऑपरेशंस विद टैग्स, ये मैंने जैसे कहा कि हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो है लॉजिकल ग्रुप बनाना चाह रहे हैं यूआरएल्स का, एपीआई एंड पॉइंट्स का, तो हम उसको टैग्स की मदद से ग्रुप कर सकते हैं। टैग की डिस्क्रिप्शन, एक्सटर्नल लिंक और एक्सटर्नल कोई डिस्क्रिप्शन, एक्सटर्नल लिंक की डिस्क्रिप्शन वो हम देख चुके हैं। यहां तक कोई भी चीज? नहीं सर। अब ये हो गया कि डॉक्यूमेंटेशन जो है हमने बना ली। अब ये डॉक्यूमेंटेशन होस्ट कैसे होगी? तो इस डॉक्यूमेंटेशन को होस्ट करने के लिए ना एक बहुत छोटा सा तरीका है। इस डॉक्यूमेंटेशन को, इस YAML फाइल को रीड कौन कर रहा है और इसको पार्स कौन कर रहा है? स्वैगर। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे स्वैगर का कोई स्क्रिप्ट, कोई रेंडरिंग इंजन और पार्सिंग इंजन, मुझे स्वैगर का पार्सिंग इंजन और रेंडरिंग इंजन चाहिए, लेकिन मुझे अपनी वेबसाइट पे दिखाना है। मैं स्वैगर के अंदर थोड़ी होस्ट करूंगा अपनी एपीआई और लोगों को बोलूंगा वहां जाके पढ़ लो। मैं अपनी वेबसाइट पे कहीं जो है ना होस्ट करूंगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग स्वैगर पे होस्ट करो, मैंने देखा नहीं, आई थिंक स्वैगर ने ऐसा कुछ शुरू किया हुआ था। खैर, तो जो है बेसिकली हम जो है अपने पास अब डॉक्यूमेंटेशन को जो है ये जो YAML है और इसकी जो है ये स्वैगर एडिटर में हमें एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका पार्सर और रेंडरिंग इंजन मौजूद है। मेरी डॉक्यूमेंट, मेरी यूआरएल पे, मेरी कस्टम डोमेन के ऊपर, मेरी वेबसाइट के ऊपर, मेरी एपीआई के जो है बेसिकली टेस्ट बेड के ऊपर ये कैसे दिखेगा? तो उसके लिए जो है बेसिकली इसका मतलब मुझे उसका रेंडरिंग इंजन चाहिए, उसका पार्सिंग इंजन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी जो HTML है जहां पर मुझे अपनी डॉक्यूमेंटेशन होस्ट करनी है, वहां पर जो है सबसे पहले एक स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा जहां पर जो है जिसकी मदद से मैं स्वैगर का जो बेसिकली पार्सर और रेंडरिंग इंजन जो है वो लोड करूंगा। HTML में जितनी प्रेजेंटेशन है वो सारी CSS की मदद से कंट्रोल होती है, तो इसका मतलब स्वैगर ने अपने स्टाइल रूल्स डिफाइन किए हैं, मैं वगैरह की CSS जो है ना वो लिंक कर दूंगा अपने HTML के पेज के अंदर। बाकी ये सारा मेरा काम है कि मेरा जो पेज है उसका टाइटल क्या होगा, उसके अंदर जो है मैं एक एलिमेंट डालूंगा जिसके अंदर मैं चाह रहा हूं कि जो है HTML एलिमेंट जिसके अंदर मैं चाह रहा हूं कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन नजर आएगी। क्योंकि ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पेज है, मैंने तो अपनी सारी जो मार्कडाउन के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन और सारी चीजें डाल दी हैं, तो इसका मतलब मैं चाहूँ तो मेरी पूरी HTML जो है उस पर डॉक्यूमेंटेशन ही कवर्ड हो जाए। लेकिन अगर मैं अपने कोई सराउंडिंग में न्यूज़ेस हैं और दूसरी चीजें हैं और उसके किसी एक मखसूस पोर्शन में डॉक्यूमेंटेशन को दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो भी पॉसिबल है कि मैं अपने जो HTML बॉडी है मेरे इस पेज की, उसके अंदर मल्टीपल जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स है मेरी वेबसाइट के मौजूद, और उसके अंदर किसी एक HTML एलिमेंट की मैं आईडी बनाऊंगा और उस आईडी को जो है मैं इस जो है बेसिकली स्वैगर UI बंडल एक फंक्शन है जो मुझे कहां से मिलेगा, इस स्क्रिप्ट में मौजूद है। इस स्क्रिप्ट के फंक्शन को मैं कॉल करूंगा कि भैया मेरी इस YAML को रीड करो, इसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन जो मेरी है वो इस YAML के अंदर मौजूद है, और वो किस HTML एलिमेंट के अंदर जाके ये डॉक्यूमेंटेशन को रेंडर कर दो, वो ये है। और डीप लिंकिंग थ्रू के जो है ना बेसिकली लिंक्स को जो है वो इनेबल कर देना कि अगर मैं किसी लिंक के ऊपर क्लिक करूं तो जो है वो मुझे डिफरेंट डेस्टिनेशंस के ऊपर पहुंचा रहा हो।
और ये मैंने कब करना है, जब मेरा जो है वो डोम ट्री जो है, मेरा ये स्क्रिप्ट लोड हो चुका हो, या मेरी विंडो में जो लोडिंग थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तब जो है ना ये फंक्शन कॉल हो। इतना सा काम है। जब ये HTML पेज बना लिया तो अब इस HTML पेज को मैं किसी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर, जहां मेरी वेबसाइट होस्ट है, वहां मैं डाल सकता हूँ। इन्होंने जो है होस्टिंग करने के 3 या 4 तरीके बताए हैं, जिनमें से एक तरीका बहुत डिटेल में इन्होंने बताया, नेटलीफाई। नेटलीफाई के जो है ना बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं, इनको देख लीजिएगा। कोई भी अगर आपको परेशानी हो रही हो, दिक्कत पेश आ रही हो, तो हम अगली क्लास में जो है आपकी ही स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको कहाँ डिफिकल्टी हो रही है। अदरवाइज जो है ये एक स्टैटिक साइट जो है अपलोड करने की बहुत पॉपुलर जो है वो फ्रेमवर्क या जो प्लेटफॉर्म बन चुकी है। यहाँ पर आप होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा AWS की S3 में होस्ट कर सकते हैं, ड्रॉपबॉक्स में होस्ट कर सकते हैं, और ये हैं जहाँ पर जो है आप अपने अभी इस डॉक्यूमेंटेशन को होस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई भी सवाल? नहीं सर, कोई खास सवाल नहीं है। सर वैसे अगर आप HTML वाले पेज पे आइएगा, वो जो कोड पे आइएगा एक दफा। जी ये रहा। सर यहाँ हम कहाँ अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन जब हमने अभी की है, हम इसमें कहीं उसका लिंक दे रहे हैं? ये रही openapi.yaml, YAML फाइल ही तो बना रहे थे हम। वो YAML फाइल हम मैंने बता दी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हमने अपनी कोई भी एक YAML फाइल बनाई है, उसका नाम रखा है, और वो साथ हमने इसकी इधर URL दे दिया उसका बस। एग्जैक्टली वो हो सकता है किसी इंटरनेट पे मौजूद हो URL पर, या जो है ना हो सकता है मेरे किसी अभी ये क्या कह रहा है, अभी ये कह रहा है जहां ये HTML पेज मौजूद है वहीं openapi.yml मौजूद है, उसको जो है ना लोड करके जो है ना दिखा दो। चाहे चाहे वो हमारी HTML फाइल के साथ ही रखा हो। इस वक्त जो ये URL स्कीम बता रही है वो यही बता रही है कि ये HTML फाइल के साथ ही रखी हुई है। ये नहीं, रिलेटिव डॉट्स है। पाथिंग, ये रिलेटिव पाथ कहलाता है, हाँ हाँ, रिलेटिव बिल्कुल पाथ बिल्कुल। कहलाता है, जिसका मतलब जी ये जी। है अगर मैंने डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया, या जो है ना कोई एक एब्सोल्यूट URL नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि जिस पाथ पर ये जो मौजूदा HTML है जिसके अंदर तुम मौजूद हो, इसी पाथ के ऊपर openapi.yml मौजूद है। ठीक हो गया सर, बेहतरीन है। और किसी को कोई जो है ना बेसिकली जो है ना कुछ सवाल पूछना है, कोई भी बात डिस्कस करनी है, कोई बात ऐड करनी है? ऐड ये करने की तकरीबन पूरी क्लास हो गई सर, इंतजार करते हुए कि वो आपने अगली क्लास के मुतालिक आप क्या बताएंगे, कुछ शेयर करेंगे। अरे सख्त अ, माजरत हूँ, मैं शायद फ्लो में थोड़ा लंबा कर गया। मुझे कुछ असल में चीजें नजर आई थी कि क्लोजिंग नोट में जो है ना चीजें जो है हमारी कुछ लाइट इंप्रेशंस के साथ या बहुत कम डिस्कस हुई थी, या जो है ना हम कुछ चीजें मिस कर गए थे, तो मैंने सोचा था उनको एम्फेसाइज कर लें, उन पे थोड़ा सा जो है जोर दे दें। अच्छा, बाकी जो अगला फ्यूचर प्लान है, जो सर ने बहुत एक छोटा सा ऑडियो भेजा था मुझे, उसके मुताबिक ये था कि जो है ना सर ने जो है बेसिकली CLI टूल कैसे क्रिएट होना है, और दूसरे जो मैं बेसिकली सर का सेशन देख रहा था बहुत फास्ट पेस पर, मैंने फॉरवर्ड कर करके देखा, तो सर ने जो क्लोजिंग नोट दिया था उसमें सर ने ये बताया था कि वो बेसिकली API कैसे क्रिएट होती है ये भी डिस्कस करेंगे। ऑल्दो कि हम वो शुरू के सेशंस में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। REST API भी हमने जो है ना मल्टीपल टाइम्स जो है वो देखी थी। हमने एक छोटी सी आई थिंक टू डू ऐप भी बनाई थी कुछ मल्टीपल API एंड पॉइंट्स को यूज करके REST पे Node.js एक्सप्रेस को, और जो है हमने GraphQL पे भी बनाई थी। लेकिन स्टिल वील से हम देखेंगे कि जो है ना सर, क्या हमारा काम है इंग्लिश क्लास को फॉलो करना, पूरी कौम यही कर रही है तो हम भी यही करेंगे अभी मौजूदा उसमें, कि इंग्लिश क्लास को फॉलो करेंगे। तो सर ने मुझे ये कहा है कि सर जो है बेसिकली अगली उसमें जो है CLI टूल कैसे बनता है इसके ऊपर बात करेंगे। और हमने, आपको याद होगा शुरू के कुछ सेशंस में API CLI टूल कैसे बनता है Node.js के पैकेज की मदद से, हमने जो है उसमें देखा था, अल्लाह भला करे, जब हम लैम्डा पढ़ रहे थे कि हम अपना CLI टूल जो है वो कैसे बना सकते हैं सर Node.js में, हमने CLI npm टूल एक तो पैक। गालिबन पेना क्लाउड ने बना लिया है ना। CLI टूल जो जी एक अपना CLI बनाया है। जी बिल्कुल, उन्होंने अपना एक CLI टूल बनाया है, जो उनकी API जो वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसके गिर्द जो है ना घूमता है। अगर आप लोगों ने रिएक्ट के जो है ना बूट कैंप्स लिए और रिएक्ट के ऊपर काम किया है थोड़ा बहुत, तो आपने क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप का CLI टूल यूज किया होगा। जी जी सर। अगर आपने एंगुलर पे काम किया है तो एंगुलर का अपना ऑफिशियल CLI ng-CLI मौजूद है।
Vue.js पे कोई काम कर रहा है, Vue.js का CLI टूल मौजूद है, npm सर इस खुद एक पेनाक्लाउड CLI टूल है। सर इस जी बूट कैंप 2020 के जो प्रोजेक्ट्स भी हैं उनमें भी हमने पहले जो है वो CLI इस तरह की हमने अपने खुद बनाए हैं जी प्रोजेक्ट बिल्कुल, 1 वो या प्रोजेक्ट 2 में। सर तो जी एक तो ये बिल्कुल। चीज होगी कि पेनाक्लाउड जो इस CLI के जरिए जो हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा वो किस शक्ल का होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सर ने पहले भी डिस्कस किया कि हमें अपने थोड़े बहुत आइडियाज वगैरह लाने हैं। सर ने इसी इंग्लिश की क्लास में ये भी बताया कि जब आप कोई भी शख्स जो उस पेनाक्लाउड के CLI को इस्तेमाल कर रहा है वो टाइप ऑफ एक डाओ क्रिएट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर असल रहा में है। ये इनका ना यानी वो इंटरनल आर्किटेक्चर है सर का। सॉरी, मैं माजरत खाऊं कि मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया। हम्म, मकसद ये था कि मैं जो है ना शायद बात समझ गया हूँ आपकी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा समझने में आपकी बात को। ये ना इनका जो पैनाक्लाउड का है ना, ये एक इंटरनल स्कीम है कि उनका CLI टूल किस तरह काम कर रहा है। अहम बात क्या है जो मैंने आपको एम्फेसाइज करना था एक छोटा सा, कि CLI टूल की जो है API इकोनॉमी में अहमियत क्या है। हम जो है ना पैनाक्लाउड को एज ए टेस्ट की स्टडी, टेस्ट केस रखेंगे ना। अगर हम पैनाक्लाउड को डिस्कस करेंगे तो हम सिर्फ वो सीख पाएंगे जो पैनाक्लाउड कर रहा है। हमें इन जनरल एक ब्रॉडर पिक्चर में देखना चाहिए कि भाई आखिर CLI टूल इतना अहम क्यों है API बिल्कुल इकोनॉमी ठीक है। के पर्सपेक्टिव से, API इकोनॉमी के लिहाज को मद्देनजर रखते हुए। मेरी API किसी कंज्यूमर ने यूज करनी है। जी बिल्कुल। अगर उसे सब कुछ खुद हाथ से लिखना पड़ रहा हो मेरी API के लिए, हो सकता है उसे बहुत सारे बड़े बड़े रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं, हो सकता है उसे बहुत बड़ी बड़ी क्लासें क्रिएट करनी पड़ रही हैं जो मेरी जो है ना APIs को कॉल करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये एक इतना कम्बरसम, इतना जो है ना वो जो है मुश्किल जो है वो अमल हो ओके जाएगा कि हर कोई जो है ओके ना मेरी API इस्तेमाल करने से बचेगा। अगर मैं उसको बहुत ओके आसान कर दूं और मैं उसके लिए कुछ एक ऐसा टूल बना दूं जो है ना स्टब क्लासेस कहलाती हैं, जिसमें जो है ना मोस्ट ऑफ द काम खुद लिखा हुआ आ जाए, सही। खुद जनरेटेड आ जाए। नहीं सर, जी जी अभी बोलिए। हमें अगर मैं आपसे चले पूछूं कि अगले एक हफ्ता अगर हमारे पास है तो सर अगर आप सर ने कहा कि आप अपने आइडियाज लाएं या समथिंग लाइक दैट, अगर हम हमारे पास कुछ आइडियाज हों, हमने अपना डेटाबेस कैसे बनाना है, मतलब ठीक है एक एक सस्पेंस वाला सवाल ही है मेरा कि उस कमांड लाइन टूल में हमने अपनी अपनी रिसर्च किन चीज़ों पे करनी है, किन चीज़ों पे हमें मतलब रिसर्च करके आए, रिसर्च करें, हमारा फोकस उस चीज़ पे हो कि हमारा डेटाबेस किस तरह का होगा, कि हम उस तरह का कमांड लाइन अपना टूल जनरेट कर सकेंगे। मतलब कुछ थोड़ा बहुत अगर उसके बारे में बताएं ताकि एक हफ्ते का हमें टाइप ऑफ काम हमें आप दे रहे हो। असल में दो चीजें बहुत डिफरेंट है ना, कि डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसा होगा और CLI टूल का जो है ना क्या होगा। CLI टूल जो है ना आपके प्रोडक्ट के अराउंड जो है ना, आपके प्रोडक्ट के गिर्द जो है ना एक तरह का जो है ना वो बॉयलर प्लेट क्रिएट करने का एक जरिया है। यानी आपके टूल को इस्तेमाल करने के लिए, आपकी API को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारा कोड रिक्वायर्ड है। उस कोड का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो सर्टेन है, जो हमेशा वैसे ही लिखा जाना है। तो आप क्या कर रहे हैं कि एक टूल बना के दे दे रहे हैं कि यार ये चीज जो है ना तुम इस टूल से ये कमांड एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है ना CLI टूल का नाम था PK123, और जो है PK123 में जो है ना बेसिकली यूजर की जो है ना वो बेसिकली जो है ना कुछ जो है फैसिलिटीज हैं, कुछ जो है ना बेसिकली उसकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड है, कुछ जो है। तो मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि यूजर इंटरेक्शन की जो है ना ये कोड तो भाई बहुत ऑब्वियस है, ये ऐसे ही होगा। तो मैं एक जो है ना बेसिकली कमांड दे दूं PK123 स्पेस। अब इस कमांड PK123 कमांड है मेरी, इसका एक आर्गुमेंट बना यूजर, कि यूजर से रेलेवेंट मुझे काम करना है। हो सकता है मैं ये कहूँ अब यूजर का इंसर्ट फंक्शन मुझे जो है ना वो प्रोवाइड कर दो, तो वो इंसर्ट का एक कोड स्निपेट मुझे दे दे। हो सकता है कोई फाइल क्रिएट कर दे, हो सकता है कंसोल पे ही टाइप कर दे कि भैया ये कॉपी करो और पेस्ट कर लो अपने फंक्शन में जाके, तुम्हारी यूजर तो क्रिएट बिल्कुल करने ठीक की हो कॉल गया, हो जाएगी। बिल्कुल ठीक होगी। जिस तरह अमेजोन हमें मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहा है CDK में, और हम जस्ट डॉट लगाते हैं और हमें दूसरी एक उसकी एक नई सर्विस मिल जाती है। मैं एक और एग्जांपल अगर इधर
दूं, जिस तरह से UUID एक सिंपल सा हम एक यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने जितना कोड लिखा हुआ है वो अपना लिखा हुआ है, हम सिर्फ UUID को कॉल करेंगे और वो एक यूनिक आईडी जनरेट कर देगा। इसी तरह से हमारा जितना भी हमारे डेटाबेस से वो हमारी एक यूनिक API से कोड ले रहा होगा, वो जस्ट हमने सब कुछ करके दिया हुआ है और वो जस्ट फंक्शंस लिख रहा है और कोड को गेट कर रहा है या पोस्ट कर रहा है या व्हाटएवर कर रहा है। सो हमारी इसमें ये है कि अगर हम जिस मिसाल के तौर पे अगर कोई API बना रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारा अगर आप CLI इस्तेमाल होता है, तमाम किस्म का हमने कोड लिखा हुआ है, तो उसमें अगर वो फॉर एग्जांपल 1000 रिक्वेस्ट लेता है उसका प्रोजेक्ट, तो वो फ्री है। अगर इससे ज्यादा लेता है तो फिर उसको चार्ज किया जाएगा। इस तरह से चार्ज प्राइसिंग होती है टूल्स की, या ये मैकेनिज्म है। आखिर में मैं आपके सवाल में थोड़ा सा लॉस हो गया, सॉरी, दोबारा से थोड़ा सा दोहरा देंगे आखिरी पार्ट के जो है ना, ये जो चार्जिंग मॉडल था ये मुझे थोड़ा सा लॉस कंफ्यूज कर गया कि चार्जिंग ये ऐसी मेरी हो रही है कि अगर आप कहते हैं कि हम UUID का ही एग्जांपल ले लेते हैं मिसाल के तौर पे सिंपल सा, कि आपको मेरा एक टूल है UUID जो आपको एक यूनिक आईडी जनरेट करके दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बंदा एक एप्लीकेशन बनाता है और UUID को इस्तेमाल कर रहा है और वो 1 घंटे में 1000 रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देता है। हम उसे 50 रिक्वेस्ट देंगे UUID की, यूनिक आईडी जनरेट करके देगा, लेकिन अगर 50 से ज्यादा हुआ तो हम उसे चार्ज करेंगे। मतलब सिंपलेस्ट मॉडल एक मैं कह रहा हूँ, ये इस तरह से है। लेकिन इसमें CLI टूल तो आया नहीं कहीं। CLI आया ना कि अच्छा हाँ, CLI टूल नहीं आया, लेकिन ये तो हमारा API एक कॉल है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोनेटाइजेशन के लिए मैंने API हिट कॉल्स कहलाती हैं, ये हिट काउंटर्स कहलाते हैं, या कोटा कहलाता है आसान लफ्जों में। AWS जी इसको जी कोटा बिल्कुल, हाँ कहता जी, है कि आप जी जो है ना बिल्कुल, बेसिकली अगर इतनी मिलियन रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इतने पेनी चार्ज होंगे, इससे ऊपर $1 बन जाएगा, इतने कोटा के ऊपर जो है ना $2 बन जाएगा। तो ये जो है ना बेसिकली API कोटा है कि इस तरह से आपका मोनेटाइजेशन या चार्जिंग मॉडल जो है ना वो काम कर रहा है। ठीक हो गया API सर। अब इसी तरह से जी आप एक जो आपने CLI टूल का बताया, एक सिंपलेस्ट कोई मॉडल बताएं कि API टूल CLI जो टूल है जिस पैना क्लाउड का फॉर एग्जांपल हमने भी अगर कोई बनाना हो, तो सिंपलेस्ट हमारे पास एग्जांपल क्या होगी? सपोज करें आप एक ऐसा जो है ना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पर जो है ना कोई यूजर आकर साइन अप कर सकता है, देन उसके बाद जो है ना वो अपनी जो है ना वो जो है बेसिकली एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है। डायरेक्टरी के अंदर जो है वो कुछ कंटेंट अपलोड कर सकता है जो बहुत बड़ी बड़ी फाइल है। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जो बहुत हेवी फाइलें हैं, जो HTML का जो बेसिकली जो हमारा जो अपलोड कंट्रोल है, ये एक मखसूस टाइम के ऊपर जो है ना HTTP रिस्पांस रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल है, ये एक मखसूस टाइम के बाद अगर रिस्पांस वापस ना आए तो टाइम आउट हो जाता है। और अगर मैं बहुत हेवी फाइल अपलोड कर रहा हूँ तो वो जो है जाहिर सी बात है टाइम लेगी। जी तो जी अगर आपको देखा हो आपने तो गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ले जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का कौन सा है, वन ड्राइव, हाँ वन ड्राइव, इन सब ने अपने जो है ना अपलोड टूल्स बनाए हुए हैं और एक फोल्डर मखसूस मुख्तस कर लेते हैं कि इस फोल्डर में जो फाइल कर रखोगे ना, जिस स्ट्रक्चर में तुमने रखी है, तुम्हारे जो क्लाउड का तुम्हारा ड्राइव है, तुम्हारा क्लाउड का जो कोटा, तुम्हारा क्लाउड का जो स्पेस मिला हुआ है, उसमें इसी तरतीब में जो है ना अपलोड हो जाएगी। लेकिन स्ट्रीम होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, जैसे तुम्हारी इंटरनेट मौजूद है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, जितना अपलोड हो गया था उतना मौजूद रहेगा वहां सर्वर पे। और जैसे ही वापस रिज्यूम होता है इंटरनेट, तो तुम्हारा जो अपलोड हुआ था वो दोबारा अपलोड नहीं होगा, बल्कि आगे से जो है ना जी बिल्कुल जो रह बिल्कुल। गया था वो अपलोड होगा। तो आप इस हम्म, तरह का जो है ना एक CLI टूल बना सकते हैं अपने यूजर्स के लिए, जो बेसिकली कमांड लाइन से चल रहा हो। अभी फिलहाल हम बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम टाइम टू मार्केट जो है ना, याद रखिएगा एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में टाइम टू मार्केट बहुत मैटर करता है। एक आइडिया आया है तो दुनिया में कितने अरब इंसान मौजूद हैं? 2 अरब से ज्यादा शायद, 6 अरब, ऑलमोस्ट 6 6 अरब 7 अरब। माशाल्लाह।
6-7 अरब है। तो एक आइडिया देखिए, आइडिया है क्या, लोगों को प्रॉब्लम महसूस हो रही है, उसका सोल्यूशन मेरे जहन में आ जाए। ठीक हो गया, सही। प्रॉब्लम को देखने की ना दो नजरें होती हैं, प्रॉब्लम को देखना, कुड़ना और गालियां देना हुक्मरानों को और आगे बढ़ जाना। प्रॉब्लम जी को देखना, दूसरी नजर क्या होती है, प्रॉब्लम को देखना, ये सोचना कि यार इतने लोग इससे जो है ना अफेक्टेड हो रहे हैं, अगर मैं इसका कोई सोल्यूशन ले आऊं तो ये एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। जी, तो बिल्कुल सही। अगर मैं जो है ये देख रहा हूं, क्या ये नजर सिर्फ मेरी ही हो सकती है, आपकी भी तो हो सकती है, तीसरे की भी हो सकती है। जी ये बिल्कुल। प्रॉब्लम हम तीनों को नजर आ रहा है, हम तीनों हो सकता है सोल्यूशन पे काम करना शुरू कर दें। अगर मेरा टाइम टू मार्केट बहुत बड़ा है तो इसका मतलब आप दोनों अपनी मार्केट प्रोडक्ट मार्केट में लेंगे। हो सकता है मैं चांद छूने की कोशिश कर रहा हूं, आपने जो है ना जमीन पे एक छोटा सा पब्लिक तो ये देखेगी ना यार, फिल वक्त ही उस प्रॉब्लम से, जिस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूं उससे बहुत कम जो है ना दर्द सरी के साथ मुझे मेरी जो है ना दिक्कत का जो है ना वो जो है ना हल मिल गया है, तो वो आ जाएंगे उसके ऊपर। और अब आपको क्या हुआ, आपको बिजनेस मिलना शुरू हुआ, आपने उसको इवॉल्व करके मिच्योर करना शुरू कर दिया। फेसबुक आज जहां है एआई की दुनिया में और सारा कुछ, शुरू तो ये पीएचपी की दुनिया से हुआ था ना, एक पीएचपी की छोटी सी वेबसाइट ही तो थी जिसने लोगों को कनेक्ट जी करना सर। शुरू कर दिया था। जी आज एआई में फेसबुक, गूगल, एडब्ल्यूएस बराबर की टक्कर पर है। दुनिया में सबसे बड़ा मैनिपुलेशन का फ्रेमवर्क जो है इस वक्त प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक बन चुका है, पूरी पूरी जी नेशंस को बिल्कुल। ड्राइव कर रहे हैं। खैर हम उसी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के उसी की बुराइयां कर रहे हैं। आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है उनके लिए, जी और जी एक बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट होना भी चाहिए। बेसिकली अगर मैंने खुद बनाया होता तो मैं फख्र महसूस करता कि मैं पूरी पूरी कौम का जो है ना बेसिकली किसी एक तरफ मोड़ सकता हूँ सोच का धारा। जी तो बिल्कुल ऐसे ही। बेसिकली ये चीजें हैं जो कि जो है ना बेसिकली इवोल्यूशन जो है ना, याद रखिएगा। आप कोई इवन रेस्टोरेंट भी खोलते हैं ना, जब आपने खोला है ना पब्लिक बहुत आती है, याद रखिएगा चेंज डज अट्रैक्ट पीपल। और जो है ना जो चीज नॉर्म बन जाती है ना, उससे रूटीन बन जाती है, उससे लोग उकताहट का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा रेस्टोरेंट्स अपने आप को रेनोवेट करते रहते हैं, अपने यूजर एक्सपीरियंस में, अपने मेन्यू में कुछ ना कुछ चेंज एम्बियंस में लाते रहते हैं, जिससे लोग जो है ना दोबारा री अपील हो और दोबारा जो है ना बेसिकली उनका इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो। तो होगा क्या कि मैं तो चांद छूने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मैंने पब्लिक को दिया ही नहीं, मेरा चांद तो दिखेगा ही नहीं ना किसी को। आप जी जो है ना बिल्कुल। बेसिकली मार्केट, आपको बिजनेस मिलना शुरू, आपके पास पैसे आने शुरू है, आप दुनिया का बेहतरीन दिमाग जो है ना वो हायर करेंगे और उसको बहुत तेजी से, जो मैं चांद छूने की कोशिश करूं, मेरा एक लिमिटेड बजट है क्योंकि अभी तक मैं कहीं से कमा नहीं रहा या किसी दूसरे प्रोजेक्ट से यहाँ पे जो है ना फनल कर रहा हूँ अमाउंट, मेरा वो प्रोजेक्ट सफर करेगा जो कमा रहा था, और ये अभी तक जो है ना इससे रेवेन्यू जनरेट होना शुरू नहीं हुआ। तो टाइम टू मार्केट एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत मैटर करता है, बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, तो अहम बात क्या थी कि जो है ना आप CLI टूल की मदद से आपने जो है ना इस यूज केस में जो है लोगों को कहा कि आप अपनी इस कमांड की मदद से फाइल अपलोड करना शुरू कर सकते हैं, और जो है ना वो बेसिकली डिफरेंट कमांड्स की मदद से फोल्डर क्रिएट कर दो, ये फाइल अपलोड कर दो, ये फाइल डिलीट कर दो, तो वो क्लाउड को अपने जो है इस टूल की मदद से मैनेज कर सकते सर, एक सवाल ये है कि अभी हम CLI टूल पे आ गए हैं और ये एक सर ने एक हैं। बहुत ही मतलब सर को इस प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा अपने फख्र है, मतलब उन्होंने टीम ने काफी मेहनत की है इस प्रोडक्ट पे। अब हमने जो टॉपिक्स आगे इस बोट कैंप में कवर करने थे उसमें AI था, IoT था, और खास तौर पे ब्लॉकचेन था। अब मतलब उस चीज को हम किस तरह से लेके जा रहे हैं, मतलब कोई थोड़ा सा कोई प्लान क्या होगा, अ, कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया हो सर ने कुछ? हकीकत बात तो ये है कि अभी मुझे भी इस बात पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हम जो है ना अपने टाइमलाइंस में थोड़ा सा पीछे रह गए, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत पीछे रह गए। तो मैं सर से, मेरा जहन में था कि मैं बात करूंगा कि कमांड लाइन टूल हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें एक सेशन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और उसको जो है हमें बढ़ा के हमें अपनी जो अहम बात थी
हमने ब्लॉकचेन और एआई को जो है ना वो फोकस करना था। इस जो है बेसिकली बूट कैंप का मकसद ही यही था कि ये जो है, अभी तक तो मकसद ये था कि ये ज़ुमरनी क्लासें थी, यानी सप्लीमेंट्री क्लासें थी कि इनमें बेसिकली बच्चे एआई के लिए तैयार हो जाए, और अभी तक हमने उसके बुनियादी जो है वो कॉन्सेप्ट भी टच करने शुरू नहीं किए हैं। तो मैं सर से जो है ना, इंशाल्लाह मेरा इरादा था कि आज सेशन के बाद मैं सर से इस पे बात करूंगा। मेरे ख्याल में मैं शेयरिंग स्टॉप कर दूं, ये तो हम अपनी बातें कर रहे हैं। अगर किसी ने एकेडमिक्स से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई बात करनी है तो ठीक है, अदरवाइज मैं शेयर स्टॉप करके और जो है ना लाइव स्ट्रीम बंद कर दूं। सर आप जी चलने सर दें, बिल्कुल। मैंने एक क्वेश्चन करना है AWS के रिलेटेड, काइंडली फिर किसी जी और जी को बोलिए, बताइए आप सर। सवाल करिए। जी आप एक सवाल मिनट होल्ड कीजिए, आप कीजिएगा, सवाल एक मिनट कीजिए। होल्ड कीजिएगा, मैं म्यूट कर रहा हूँ। एक मिनट के लिए मुझे जो है ना किसी की बात सुननी थी। जी सर, आपका सवाल क्या था? जी सर, मैंने पूछना था कि AWS का नाम फुल स्टैक का सर्वरलेस जब CDK कर रहे थे तो हमने एक वेबसाइट मतलब करनी चाहिए थी अपलोड ना, CDK के थ्रू ना, लैम्डा फंक्शन के जरिए। तो उसमें क्लाउड फ्रंट हमने यूज़ किया था। तो उसकी सर्विसेज के लिए ना मुझे कोई वेरिफिकेशन का, वो AWS की सपोर्ट का इशू कोई आ रहा है, कोई वेरिफिकेशन मांग रहे हैं वो। तो उनके साथ मैंने बात भी की है सपोर्ट पे, लेकिन मुझे वो बात कहते हैं कि वो आप जो है ना अपनी कोई EC2 इंस्टांस चलाएं, मतलब है, तो फिर उसके बाद आपका वो कोई एक्टिवेट रीजन एक्टिवेट्स होंगे। तो मैं आपसे वो ज़रा दिखाना चाह रहा था कि काइंडली मुझे उसमें थोड़ा सा मतलब कर दें, गाइड कर दें कि उसको कैसे मैं मैं कर शेयरिंग सकता हूँ, स्टॉप क्योंकि कर मैं रहा हूँ, आप वो। मुझे उनकी थ्रेड दिखा दें कि वो क्या कहना चाह रहे जी जी, मैं दिखाता हूँ। हैं। जी सर, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? जी जी, मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ। जहां आपने जी टिकट क्रिएट किया था वहां से आएगा, बॉटम में होगा आई थिंक। जी, मैं वही वही निकालना चाह रहा हूँ। ये पहले जो उनकी मतलब थी, ये एरर आ रहा था यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं कर्सर सर लेके जा रहा हूँ, योर अकाउंट मस्ट बी वेरीफाइड बिफोर यू कैन ऐड न्यू क्लाउड फंड रिसोर्सेज। ये मतलब ये एरर मैंने उनको मतलब भेजा था कि जैसे मैंने सपोर्ट चाहिए थी। हम्म, ठीक है, उन्होंने कहा एस्केलेट कर दिया है, और उन्होंने क्या कहा, ह्यूगो ने क्या कहा? आई एम हेल्प टू हेल्प यू टुडे यूजिंग CDK, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। internal service team to get to the approval, give me just a moment to create the request. Why this is error? Okay, जी for this specific service to enable an additional verification is required from the specific cloud. Okay, how much time would be required? It depends because it's reviewed case by case. Okay, for example, okay, आपने तो उसकी हटा दी। If you can give me a use case or a reason to expedite, I can try to advocate on your behalf for them to give the request, the give the request high priority. यहाँ पे यहाँ। ठीक है, ऊपर आइएगा। ये तो चैट थी ना आपकी जी जी, यहाँ सपोर्ट से एजेंट स्टार्ट। से। उसके बाद सपोर्ट टिकट इसने इंटरनल टीम को भेजा। इंटरनल टीम ने आपको बहुत सारे लिंक्स भेजे हैं। हाई, आई अंडरस्टैंड दैट यू वुड लाइक टू यूज क्राउडफंड सर्विस बट seeing an error, this for this verification I'll need to collaborate with our internal service team. As soon as I get update I'll make sure to let you know. थैंक्स। अच्छा, उसने जो आपसे चैट हुई थी उसी की जो है ना टिकट बना दी, और उसने जो है ना जी बेसिकली जी आगे डेलीगेट कर दिया। आगे से जवाब आया? जी, इससे नेक्स्ट ये है। ये मैंने फिर उनको मतलब 2 दिन बाद में मतलब मैसेज किया यहाँ से, हम्म कॉरेस्पॉन्डेंस की।
तो हम्म। फिर उन्होंने ये कहा, ये क्या कहते हैं, वो खुद इंतजार कर रहे हैं इंटरनल टीम के जवाब का। आई डू थैंक यू फॉर योर पेशेंस। ओके, ये तो अभी बस वो एक्सक्यूज है क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है, अभी इसमें तो कोई जवाब नहीं है। ऊपर चलते हैं। हाँ जी ऊपर है ये मैंने फिर ओके, उनसे पूछा कि ये वेरिफिकेशन का मतलब टाइम है तो कब तक मतलब हो जाएगी, कितना पॉसिबल है बिल्कुल टाइम? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये उन्होंने फिर लिखा है यहाँ पे कुछ आपने कुछ कार्ड वगैरह ऐड किया था इसमें? कार्ड मीन्स है क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐड किया था आपने अकाउंट में? वो इंटर होगा, वो तो कोई इशू नहीं है, मतलब चल रहा है बिल्कुल ठीक बाकी। है। हाँ जी। After double checking this request and in the information given by service team, unfortunately the account doesn't show enough usage to create the validation on CloudFront। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैंने भी अभी अपना अकाउंट क्रिएट किया था तो जो है ना मुझे ये मसला आया था। मुझे अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए, मास्टर्स के थीसिस के लिए जो है ना मुझे जीपीयू इंस्टेंसेस की मशीन चाहिए थी जो थोड़ी एक्सपेंसिव थी। तो वो यही कह रहे थे कि जो है ना फिर मैंने थोड़ा सा अपना जो है वो बैकग्राउंड वगैरह इनसे शेयर किया था, थोड़ा सा चैट की थी, तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी चैट के बाद मुझे जो है ना फिर अलाउ किया था। क्योंकि मेरी जो है ना वही इनका मसला होता है कि आप थोड़ी यूजेज क्रिएट करें, अपनी यूजेज शो करें, थोड़ा सा चार्ज आपके ऊपर होना शुरू हो जाए तो फिर जो है ना बेसिकली ये उसको जो है ना वो बेसिकली कुछ इस तरह के कोटा को जो है ना अप्रूव करते हैं। क्योंकि क्लाउड फ्रंट जो है ना ये बेसिकली बाज दफ़ा जो है ना आपको बहुत हाईली जो है ना वो भी हो सकता है अफेक्टेड, क्योंकि ये एज के ऊपर जो है डिप्लॉय हो रहा होता है और इसमें जो है कैश क्लियरिंग की अलग कॉस्ट है। यानी क्लाउड फ्रंट की कॉस्ट जो है ना प्राइसिंग मॉडल थोड़ा ट्रिकी है, उसको देख लीजिएगा। The service team explained that before proceeding with the validation will be require minimum usage and advice that would help if you launch an EC2 instance. This could be instance that apply under free tier, so they will not generate charges. Okay, with minimal usage up to this point, meaning that we are unable to process the verification. I'm happy to share with you some recommendations in case you would like to ask for it again. I hope you mind them helpful. Use your services about 90% of usage. In that way, we can request the verification. Okay. 90% ऑफ यूजेज ऑफ व्हाट, फ्री कोटा, मतलब ये एक सवाल। ओके, वो फ्री लिमिट को 90% यूजेज का कह रहा है कि 90% जो है ना फ्री कोटा को आप कंज्यूम कर लें। यू कैन यूज अ फ्री टियर फॉर अ मंथ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्टिविटी इन योर अकाउंट एंड द सर्विस टीम कैन एनालाइज योर रिक्वेस्ट। You can wait for the next billing cycle, then we can request again the verification. You can select resources. Okay, वो ये कह रहा है कि आप एक फ्री टियर की मशीन चला के छोड़ दो जो पूरा महीना चलेगी, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन महीने के बाद आप बंद कर दीजिएगा। वैसे तो 12 महीने जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो AWS 12 महीने तक आपको फ्री इंस्टेंस देता है। तो आप EC2 का जो माइक्रो इंस्टेंस है ना, आई थिंक वो फ्री टियर में अवेलेबल होता है। आप उसको जो है ना चला के छोड़ दें। वो कह रहा है कुछ भले ना करें उसके ऊपर, भले कुछ डिप्लॉय ना करें, तो जब एक महीना चल जाएगा ना तो ये जो है ना आपका वेरिफिकेशन जो है ना पॉसिबल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये भी प्रॉमिस नहीं करा, लेकिन कह रहा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपके वेरिफिकेशन के जो है ना आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन वेरीफाई होने की। तो आइंदा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आतिफ, उसको मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ कि आप कब से आपने इस्तेमाल करना शुरू किया है AWS का अकाउंट? अकाउंट बन तो मेरा तकरीबन लास्ट फरवरी में गया था, तो लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ किया नहीं है क्योंकि 2021 बूट कैंप स्टार्ट हो गया, तो उसमें अभी जाकर मतलब स्टार्ट हुआ है, कुछ ईयर से हुआ है। तो 2020 फॉलो कर रहा था मैं, तो उसमें मैंने बनाया था तब ये फुल तो स्टैक ये ख्याल सर्वरलेस। रखिएगा जब आपने अकाउंट बनाया था तब आपको फ्री कोटा मिला था। अब आपका साल पूरा होने वाला है तो आपको बहुत केयरफुल होना है कि आपका कोटा कब खत्म होने वाला है, फ्री लिमिट। जी जी, वैसे मेरी डिप्लॉय कुछ भी नहीं है अमेजोन पे, तो कुछ इससे नहीं है, फर्क नहीं लेकिन वो पड़ता। एक साल जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं उससे एक साल तक जो है ना आप फ्री जो है ना कोटा अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सब चार्ज होता है। नहीं नहीं, वो मैं बात समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जारी बात है, इशू तो तब होगा जब कुछ डिप्लॉय हुआ होगा, फिर चार्जेस पड़ेंगे ना। बिल्कुल सही अच्छा, बात है। अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स आपके हुए हैं, कितना मतलब आपने इस्तेमाल किया है, अगर ये पूछूं तो, ये यूजेज क्योंकि उसकी यूजेज वजह ये बहुत है है। कि अगर आप इस्तेमाल करना, जी आप बोलिए, एक दफा बताइए। आप पूछें सॉरी। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था कि मुझे जो चैट से इनका लग रहा है, ये कह रहे हैं कि आप
पहले इस्तेमाल करना शुरू करें, आपकी यूजेज नजर आएगी कि ये शख्स इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद जो बिलिंग मंथ होता है वो तकरीबन 1 मंथ के बाद वो बिलिंग जो है वो आपकी इशू करते हैं कि इस मंथ में इतना इस्तेमाल हुआ है। तो उसके बाद वो क्लाउड फ्रंट की भी आपको स्पेस खुद ही जनरेट कर देंगे, ऑटो जनरेट हो जाएगी गालिबन। तो मेरा ख्याल है कि जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं 13 फॉर एग्जांपल अगर आप बना रहे हैं 2020 का, तो उसको अगर बार बार आप डिप्लॉय कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो गालिबन वो क्लाउड फ्रंट की भी गुंजाइश बाद में उसके बाद पैदा हो जाएगी। जी मैं भी वही देख रहा था, समझ में बात आ रही थी। मैं सिर्फ ये चाह रहा था सर से कि मतलब पूछना कि इसमें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसी टू इंस्टांस, क्योंकि अभी तक वहाँ उस पॉइंट तक तो स्टेप तक मैं नहीं पहुंचा जहाँ पे इसी टू इंस्टांस मतलब क्रिएट करना सिखाई गई है बूट कैंप 2020 में ना। आप तो कुछ सर भी नहीं करें ना, यहाँ सर्विसेज में आए आतिफ भाई, जी यहाँ सर्विसेज में आए, जी सर। यहाँ जो है ना EC2 में जाए, जी सर। यहाँ ना लॉन्च इन इंस्टेंस का बटन आ रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पे ना लेफ्ट टैब में देखें इंस्टेंसेस लिखा होगा। लेफ्ट टैब नहीं, सॉरी, लेफ्ट जो है ना सेक्शन होगा, उसमें जो है ना बेसिकली लॉन्च इन सॉरी इंस्टेंसेस का एक नहीं, वहां नहीं, सर्विसेज में नहीं, अभी आएगा, पहले डैशबोर्ड जो है ना आएगा, यहाँ पे देखें इंस्टेंसेस नीचे है थोड़ा सा, हाँ यहाँ इंस्टेंसेस पे क्लिक करें। जी लॉन्च इंस्टांस। लॉन्च एन इंस्टेंस पे जाएं, यहाँ देखें किसी एक पे फ्री टियर लिखा होगा, Ubuntu 20 ले लें। सर्च करूँ फ्री टियर। फ्री टियर नहीं, ये लिखा हुआ है ना, फ्री टियर एलिजिबल था लिखा हुआ ऊपर वाले पे ही ना, नीचे छोटा सा ब्लैक में लिखा हुआ था फ्री टियर एलिजिबल, ये देखें फ्री टियर एलिजिबल लिखा हुआ है Amazon लिनक्स के नीचे। जी जी एक मिनट से। जी ये इसको इसी सिलेक्ट को कर लें। सिलेक्ट कर लूँ। हाँ 64 बिट ले लें, आर्म 64 बिट आर्म ले लें, x86 ले लें, कोई भी ले लें, सिलेक्ट कर लें। जी हो गया सिलेक्ट। बस रिव्यू एंड लॉन्च दबा दें नीचे। लॉन्च दबा दें। ये कुछ कह रहा है छोड़ दें उसको। अच्छा ओके, SSH खुला होगा इसका, 1 मिनट रुकें, 1 मिनट रुकें, एडिट सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाएं, कैंसिल करें इसको, एडिट सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाएं, नीचे नीचे लॉन्च से ऊपर एडिट सिक्योरिटी ग्रुप्स। जी इसको जो है ना कस्टम ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करें और माई आईपी कर दें। हाँ तो ये सिर्फ IP की IP से एक्सेस होगा। बस अब रिव्यू एंड लॉन्च कर दें। अब जो है ना लॉन्च कर दें इसको। अब यहाँ पे एक API की क्रिएट कर लें और उसको अपने पास डाउनलोड करके रख लें। क्रिएट ए न्यू की पेयर, ये आपसे नाम पूछेगा। जी की पेयर टाइप आ रहा है से नेम ठीक कुछ है, भी उसको रखना। डिफॉल्ट पे छोड़ दें और नाम डाल दें कुछ भी, कि जो है ना मतलब आई डोंट नो, कुछ भी नाम डाल दें इसका। कभी आपको SSH करना हो इस इंस्टेंस में तो आपको ये की काम आएगी उसके लिए। और डाउनलोड की पेयर कर लें। इसके बाद लॉन्च इंस्टेंसेस जो है ना, ये जो है ना आपका इनेबल हो जाएगा। इसको दबा दें नीचे ब्लू वाला बटन, लॉन्च इंस्टेंस। ओके सर। ये आपका इंस्टेंस रन हो गया, आपको किसी जो है ना CDK की जरूरत नहीं है इसके लिए और कुछ भी नहीं। अब ये चलता रहेगा क्लाउड में। आप 1 महीने बाद उनसे बात कर लीजिएगा कि भैया मैंने आपकी फरमाइश पे जो है ना इंस्टेंस चला के छोड़ दिया था, 1 महीना हो चुका है, मुझे बताएं कि ये क्लाउड फ्रंट के मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा। आप एक काम करिएगा, 15-20 दिन बाद ही जो है ना कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा उसी टिकट पे, अभी टिकट क्लोज मत करिएगा। और इस ठीक इंस्टेंस हो की गया। ID भेज दीजिएगा, मैंने ये टिकट रन, ये इंस्टेंस रन किया हुआ है। हाँ सही हो गया, बहुत और शुक्रिया सर। दूसरा आतिफ, आप कोशिश कीजिए, मेरा ख्याल है आप बार बार जिस तरह से प्रोजेक्ट्स में हमें बार बार डिप्लॉय कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं, डिप्लॉय कर रहे होते हैं, तो इस तरह से मेरा ख्याल है आप करते रहेंगे तो
शायद उसकी गुंजाइश खुद ही पैदा हो जाएगी। सही सही, मैं ट्राई करूंगा ये उनको बोलने। ओके जी, और किसी का कोई सवाल या कुछ ऐड करना है? अब सर रिकॉर्डिंग खत्म कर दीजिए बस।